Hello students, RN Classes welcomes you to its YouTube channel. So this year, as you know, I have promised कि मैं practice session की एक series करने वाला हूं. So we are going to start with that series with pair of linear equation in two variables. अब pair of linear equation in two variables का सिर्फ एक ही lectures लगेगा, ठीक है? And I know what you need. तुम्हें चाहिए कि मेरे को ना पिछले 10 years के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू, बट कुछ क्वेश्चंस जो फंस जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होते हैं, भाई मेरे को 100 चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, उन क्वेश्चंस के साथ में आया हूं आज. बोर्ड पेपर के 30+ क्वेश्चंस आर देयर. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस, सबसे पहले आई वांट टू टेक जस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, जिसके अंदर हम लोग एक छोटा सा रिवीजन बोल लो या शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे फॉर दिस चैप्टर कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या समझना है. उसके बाद यार क्वेश्चंस तो निकल ही जाते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या गड़बड़े होंगी, दैट इज आल्सो डिस्कस्ड इन दिस प्रैक्टिस सेशन. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब 9th में याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था और 8th में याद करो हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की. लीनियर इक्वेशन मींस एन इक्वेशन विद डिग्री 1. भाई जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन. और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो जाए, एक्स एंड वाई, वो इक्वेशन कैसी दिखेगी, ax प्लस dy प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म. ax प्लस dy प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया, ठीक है, ये चीज आपको पता है. बट 10th में हमारे पास एक वर्ड जुड़ गया, पेयर. पेयर मींस टू इक्वेशंस. टू इक्वेशंस की बात करी है, वो भी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करी है. लेट्स राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. डिग्री देखो 1 ही है. इक्वेशंस के अंदर मैंने वेरिएबल्स कितने यूज करे, 2 ही करे, एंड पेयर लिख दिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसको हम ये भी बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. अब जब हमने डिफाइन कर ही दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी दिखती हैं, इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो अब इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए. ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है. अब मैं काम करता हूं, हम लोग 9th से ही शुरू करते हैं. ax प्लस by प्लस c, जैसे मेरे को एक इक्वेशन दी हुई थी, मैं एक अपनी मर्जी से लिख लेता हूं. 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, पिछले साल ग्राफ भी बना रखे हैं आपने, इसके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. हां, कैसे निकालें, एक काम करो, 2x इसको लिखा माइनस 3y माइनस 5 और x को लिखा माइनस 3y माइनस 5 बाय 2. राइट. अब मैं y की जगह अगर 0 डाल दूं तो आंसर क्या आएगा, x की. देखो सिंपल सी चीज है, y की जगह 0 डाला, x की वैल्यू क्या आई, माइनस 5 बाय 2. राइट. y की जगह मैंने 1 डाला, ये माइनस 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस 4. y की वैल्यू पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 100 पुट कर दो, x की वैल्यूज फटाक से आती जाएंगी. ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 9th का पार्ट. आप इस इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. बट ये तो 9th का पार्ट था, इसको अलग कर देते हैं. अब हमारे पास आ गए कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं. आप कहोगे कभी पहली वाली के हम इन्फिनिट निकाल सकते हैं, दूसरी वाली के भी इन्फिनिट निकाल सकते हैं. क्या वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके?
आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इसका भी पार्ट हो, जो इसका भी पार्ट हो, मींस जो इस लाइन पे भी लाई करता हो और जो इस लाइन पे भी लाई करता हो, मींस जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो। देखो मैं बार बार स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसे ही चेंज करता जा रहा हूं। भाई ऐसा सॉल्यूशन जो इसका भी पार्ट है, ऐसा सॉल्यूशन जो इसका भी पार्ट है, वो कैसे निकाला जाए। सो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। लिखें 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड क्या है? एलिमिनेशन। और थर्ड मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 मेथड है हमारे पास, बट आपने बुक में देखे होंगे 3 दिखे होंगे, ठीक है, बट हम करते सिर्फ 2 हैं क्योंकि 2 ही अब पार्ट रह गए हैं 10th के सिलेबस का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हट गया है, ठीक है। सो हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी सीखना है और मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी सीखना है। So let's start with the solution of pair of linear equation. Let me erase this. ठीक है, ये वाले पार्ट को, ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। So you can see कि भाई हम लोग सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करें एंड एलिमिनेशन का कैसे यूज करें। ठीक है, पेयर आपने देख ही लिया है। So first part is substitution method। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे को 2 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। लेट मी टेक दीज इक्वेशंस फ्रॉम माय शीट। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है और ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। मैं पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देता हूं। 2y की साइड चेंज करिए, क्या आया? y माइनस 2y ना 5 माइनस 2y। ठीक है, अब ये x की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो 3 इंटू 5 माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, राइट। सो 5 3 15 माइनस 3 2 6y माइनस 4y इज माइनस 5। यहां पे आ गया माइनस 10y और यहां पे है मेरे पास 15 और यहां पे है माइनस 5। ये 15 को इधर लेके गया, सो माइनस 10y किसके बराबर आ गया? माइनस 20। ठीक है, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हुआ तो माइनस 20 बन गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 20/10 दैट इज 2 और वो भी पॉजिटिव। y इज 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब ये वाली वैल्यू y की मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा टू गेट x। 5 minus 2 into 2, x is 5 minus 4, x is 1. So, ये जो है 1,2, x is 1, y is 2, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पे सेटिस्फाई करता है, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला। दूसरा मेथड that is called elimination। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, मैंने कुछ लेकर आया हूं एग्जांपल्स। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 11, 4x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब एलिमिनेट करना है। आई हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड x। इसको एलिमिनेट करने के लिए यहां पे 2x है, यहां पे 4x है। सो मेरे को इस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्या मैं सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से? नो, मेरे को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो 2 को मल्टीप्लाई किया सबसे, 4x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 11। यहां पे आया 4x, 11 नहीं, सॉरी, 11 2 22, इधर भी तो होगा, सिर्फ इधर थोड़ा ना है, उधर भी तो है, राइट। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 4x प्लस y इज इक्वल टू 5।
अब मेरे ख्याल से हर एक बच्चा बता देगा क्या करना चाहिए मुझे, सब्ट्रैक्ट, सो दैट दिस गेट्स एलिमिनेटेड। यहां पे भी सब्ट्रैक्ट, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट। सो यहां पे आ जाएगा 9y माइनस 27, दिस इज माइनस 27, y की वैल्यू आ गई -3। ठीक, कितना सीधा था। ठीक है, अब फिर से देखो, मेरे पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। ठीक है, यही वाली इक्वेशन लिखी, इसके नीचे मैंने लिखा 4x प्लस y इज इक्वल टू 5। x को एलिमिनेट किया, y निकल गया मेरा। अब मेरे को क्या करना चाहिए, y को एलिमिनेट करना चाहिए। y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहली वाली इक्वेशन देखो, 5y आ रहा है, तो मेरे को किसी ना किसी तरह से यहां पे 5y बनाना पड़ेगा, राइट। क्या करूं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या होता है। पहली वाली इक्वेशन तो वैसी रहेगी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20x 5y एंड दिस बिकम्स 25। कूल। अब माइनस माइनस माइनस, ये तो चला गया, यहां पे क्या आया, -18x। ठीक है, 25 का एक हुआ 26 और एक 36, ऐड किया, बिल्कुल सिंपल। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 36/18, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, दिस बिकम्स 2। सो 2, -3 यहां लिख रहा हूं मैं, 2, -3 एलिमिनेशन मेथड से निकाला, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा पॉइंट जो इस पे भी लाई करता है, जो इस पे भी लाई करता है, दोनों इक्वेशन पे लाई करता है, ऐसा सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया यूजिंग एलिमिनेशन। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, देख लिया हमने कैसे करते हैं। दूसरा मेथड यूजिंग एलिमिनेशन, देख लिया कैसे करते हैं। क्या चैप्टर खत्म हो गया, सॉल्यूशंस निकल आए। अब हमें कैसे पता एक ही सॉल्यूशन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, हमें कैसे पता। उसी पे ही अब हम डिस्कशन करेंगे। लेट मी इरेज दिस एंड आप अपनी कॉपी में देखो कि भाई आगे कैसे चलेंगे। लेट मी इरेज दिस, ठीक है, रिवाइज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हमने पहले डेफिनेशन करी, डेफिनेशन के बाद हम लोग चले गए कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इक्वेशंस के। ठीक है, पेयर था तो हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन आए, हमने निकाला, इसको भी बता देते हैं, नो नीड। अब चलते हैं आगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखनी बहुत जरूरी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आई हैव नो डाउट हर एक बच्चे को ये चीज तो पता है, दिस फॉर्म्स अ लाइन, राइट। हमने पिछले साल किया हुआ है, एक लाइन आएगी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ये भी एक लाइन आएगी, राइट। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, ग्राफ पे ही चेक कर लेते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर अस। पता ही चल गया लाइन कैसी दिख रही है, हमें पता चल जाएंगे कितने सॉल्यूशन है। वी डोंट हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन कि क्या सॉल्यूशन है उसका, बट कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, वो कैसे पता चलेगा, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ का यूज करके फॉर आइडेंटिफिकेशन। पहली वाली लाइन मैंने बनाई, ठीक है, ये आई मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं दूसरी वाली दूसरे कलर से बना लेता हूं। ठीक है, इसी के ऊपर ही आ रही है दूसरी लाइन, ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों लाइंस ये क्या कर रही हैं, ओवरलैप, एक के ऊपर एक है। ठीक है, इन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस। मेरे को अब एक बात बताओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इसके सॉल्यूशंस हैं, राइट। और ये लाइन ओवरलैप कर रही है इसको, तो जो इसके सॉल्यूशन है वो इसके भी सॉल्यूशन है। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन हुए, we have infinite number of solutions। यहां पर लिखते हैं इसके नीचे, we have
कोइंसिडेंट लाइंस में, ओवरलैपिंग लाइंस में वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. दिस इज वन. केस वन ये हो सकता है. केस टू पे चलें. एक लाइन ऐसी बनी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरी लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल बन गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यहां पे मैं इसको ठीक से लिख देता हूं सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये दोनों लाइंस मेरी क्या है, पैरेलल लाइंस बोलते हैं इसको. अब सबसे पहले एक बात बताओ, इस पे कोई भी पॉइंट जो भी लाई करेगा वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, राइट? इस पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, सेकंड वाले के, राइट? क्या इस पे ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इस पे भी लाई करेगा, या इस पे ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इस पे भी लाई करेगा? वो तो तब पता चलेगा ना जब वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस. क्या ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नो. क्योंकि तभी तो मैंने बोला ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस. अब जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी, तो क्या दोनों का एक भी कॉमन सॉल्यूशन आएगा, जस्ट इवन वन? नहीं आएगा. सो यहां पे हम बोल देंगे नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशन विल अकर इफ द लाइंस आर पैरेलल. कूल. एंड द थर्ड पार्ट, एक लाइन आई, ये देखो मैं इस पर लिख रहा हूं, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरी लाइन आई ऐसी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सेम, फिर से दिमाग में सेम चीज चलनी चाहिए. इस पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे इसका सॉल्यूशन है, राइट? लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे इसका सॉल्यूशन है. जो पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं, ये देखो जहां पे मेरी उंगली चल रही है, वो सारे इसका सॉल्यूशन है. क्या ऐसा कोई पॉइंट मिला जो इस पे भी लाई करता है और जो इस पे भी लाई करता है? यस. यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है. तो ये पॉइंट क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन. ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस. एक सॉल्यूशन तो मिल गया. क्या कहीं और भी मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा? इस लाइन पे कोई और पॉइंट होगा ऐसा जो इस पे भी लाई करेगा? यार दो लाइंस हैं, एक बार इंटरसेक्ट करने के बाद क्या दूसरी बार इंटरसेक्ट करेंगी? सो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन. यहां पे जब लाइंस कोइंसिडेंट हैं, ये देखो, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन आएगा. आ ही नहीं सकता यार, ये देखो कटेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कॉमन आना ही नहीं. जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक सॉल्यूशन आएगा. कूल. बिल्कुल सिंपल फंडा समझ आया. ग्राफ का यूज कर लिया टू अंडरस्टैंड कि एक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे. बट ग्राफ का यूज करके क्या आप मुझे इतना सा बता सकते हो, क्या दो सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं. क्या 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं. या तो इन्फिनिट होंगे या सिर्फ एक ही होगा या फिर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं. ठीक है. अब आप कहोगे कि सर बार बार ग्राफ थोड़ा ना बनाते रहेंगे, हमें पेपर दिया, आप कहो ग्राफ बनाओ जी, ग्राफ बनाकर चेक करो कि भाई कितने सॉल्यूशंस होंगे. बार बार यही करते रहेंगे हम लोग, हमारे पास और कोई काम नहीं है. कोई और मेथड भी होना चाहिए. यस, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड द मेथड विद रेशियोज. रेशियोज का यूज करेंगे हम लोग. ठीक है. सो सबसे पहले यहां पे हम रेशियो लिखते हैं एक्स के कोएफिशिएंट्स की, a1 by a2. यहां से रेशियो लिखते हैं b1 by b2. यहां से रेशियो लिखते हैं c1 by c2. जब लाइंस कोइंसिडेंट है तो ये रेशियोज क्या होनी चाहिए? इक्वल. ठीक है. जब भी लाइंस कोइंसिडेंट है, रेशियोज इक्वल है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल कम. जब भी रेशियोज इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस पता है हमें,
इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, रेशियोज ऑफ दिस, ये तीनों पैरेलल चलते हैं। मतलब कि तीनों, ये मिल गया तो ये दोनों चीजें बोल सकता हूं, ये पता है तो ये दोनों चीजें बोल सकता हूं, ये पता है तो ये दोनों चीजें बोल सकता हूं, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं। जो चीज दी है उसका यूज करो टू गेट अनदर वन। अब पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, मेरे को पता है, दिमाग में छप चुका है, लाइंस पैरेलल है, सॉल्यूशन आना ही नहीं है। क्या रेशियोज का रोल यहां पे भी है? A1/A2, B1/B2, C1/C2। रेशियोज कैसी होंगी भाई? ये रेशियो से बराबर है और ये रेशियो इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्वल टू हो गई तो कोइंसिडेंट नहीं बन जाएगा। ये रेशियोज इक्वल नहीं हो सकती, शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। तभी मैं कह सकता हूं लाइंस क्या है? पैरेलल। तभी मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोला तो पैरेलल भी समझ आ गया, रेशियो भी समझ आ गई। रेशियो दे दी तो मेरे को ये दोनों चीजें समझ आ गई। तो ये भी सारा का सारा इनकंसिस्टेंट चलता है कि भाई ये दिया है तो ये चल गया। समझ आया? लास्ट वन। अब आई यूनिक सॉल्यूशन की बारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बारी। तो कैसे बनेगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही रेशियोज फॉलो की। जब भी मेरे को ये रेशियो दे दी, अगर मेरे को ये रेशियो दे दी तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वैसा वर्सा एक चीज दे दिया तो मैं दूसरी चीज को इन्फर कर सकता हूं। कूल। बस यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया। 3 वर्ड्स हैं, कहां लिखूं 3 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखो, यहां पे रेड पेन से ही लिख रहा हूं, तुम्हें ये वर्ड्स पता होने चाहिए क्योंकि इस वर्ड पे क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला वर्ड है कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आना ही आना है। सॉल्यूशन कहां कहां पे मुझे मिल रहे हैं? वन इज कोइंसिडेंट लाइंस, यहां पे सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। इन्फिनिट आए, एक तो आया ना, सॉल्यूशन तो आया, दूसरा कहां आया? एक सॉल्यूशन पे। तो मैं यहां पे कंसिस्टेंट 2 जगह यूज करूंगा, इनफाइनाइट पे भी यूज करूंगा। कंसिस्टेंट बोला था, इनफाइनाइट की कंडीशन भी लगाऊंगा और यूनिक की भी लगाऊंगा। तो मैं जब भी ये लिख रहा हूं तो यहां पे कंसिस्टेंट वर्ड साथ में होना चाहिए। कंसिस्टेंट इसका भी केस है, कंसिस्टेंट इसका भी केस है। अगर वर्ड यूज कर लिया द सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट, भाई ये दोनों कंसिस्टेंट है तो ये इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं आएगा, आना ही नहीं है सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इनकंसिस्टेंट। ये आ गया मेरा सेकंड वर्ड। एंड द लास्ट वर्ड, द सॉल्यूशंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक सॉल्यूशन दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक सॉल्यूशन दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो किसका केस हो सकता है? सिर्फ इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। यहां पे क्या सारे के सारे सॉल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्या यहां पे तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, काम ही खत्म हो गया। यहां पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यहां पे सारे के सारे सॉल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं यहां पे बोलूंगा डिपेंडेंट। सो ये पूरा का पूरा आप ये ले लो, जैसे स्कूल में कोलाज बनाते हो, ये पूरा का पूरा कोलाज है फॉर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, कि भाई लाइंस कोइंसिडेंट है, इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे, ये रेशियो फॉलो होगी। कंसिस्टेंट है तो भी ये रेशियो फॉलो होगी, डिपेंडेंट है तो भी ये रेशियो फॉलो होगी। ये सारी चीजें एक पे, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। ये पैरेलल आ गई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आना ही नहीं है। रेशियोज मेरी ये रूल फॉलो करेंगी, नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, कटेगा ही नहीं। जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो सॉल्यूशन कहां से आ गया? दोनों का, दोनों पे लाई करेगा ही नहीं। एंड द लास्ट वन इज अगेन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन दिया क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग थी, तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स अ स्मॉल, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज वहां पे कमेंट कर देना, सर और क्वेश्चन दो,
कुछ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, बाकी और सारे क्वेश्चन दो, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो, अनदर असाइनमेंट फॉर यू गाइज कि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो फॉर योर प्री बोर्ड्स, फॉर योर बोर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. Welcome guys to the practice part of this session of pair of linear equation in two variables. अब pair of linear equation in two variables पे हमने already डिस्कशन कर लिया है कि भाई चैप्टर में किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में. अब हमें कैसे पता चलेगा भाई वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे लगे या नहीं लगे? हमने फंडे तो सीख लिए पूरे के पूरे. नाउ जब तक मैं उसके क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मींस एमसीक्यूज 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस नहीं करूंगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, until then I can't say कि I'm perfect in that, right? So 10 MCQs and 5 2 markers, 5 3 markers and a lot of 5 marker questions are there right now because 5 markers बनते हैं इसमें से खूब सारे. pair of linear equation two variable solving आती है भाई पूरी की पूरी. ठीक है, so let's start our discussion. No, let's start MCQs of pair of linear equation in two variables, right? So question number 1. अब ये question is from board 2022. If 3x plus 4y ratio x plus 2y is equal to 9/4, ये दिया हुआ है मुझे 3x plus 4y by x plus 2y is equal to 9/4. This is already given to me, right? और मुझे निकालना क्या है? Then 3x plus 5y by 3x minus y is equal to, ये किसके बराबर है? मेरे को ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट? सो मतलब कि इसकी सॉल्विंग करनी पड़ेगी. व्हाट शुड आई डू? एक ही चीज कर सकता हूं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया. सो सिंपल, 4 इंटू 3x प्लस 4y यहां बन गया, 9 इंटू x प्लस 2y यहां आ गया, राइट? सो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खोल देते हैं. 4 3s are 12x, 4 4s are 16y, यहां पे आ गया मेरे पास 9x, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, 9 2s are 18y. ठीक है, ये इधर गया. 12x minus 9x that is 3x and 16y इधर चला गया, 18y minus 16y that is 2y. अब मेरे पास क्या है? 3x की वैल्यू 2y के बराबर है या 2y की वैल्यू 3x के बराबर है. दिस इज व्हाट आई नो. इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, एक काम करता हूं, 3x यहां भी दिया हुआ है, 3x यहां भी दिया हुआ है, मैं 3x की वैल्यू पुट कर देता हूं 2y प्लस 5y ये रहा, और यहां पे से 3x की वैल्यू मैंने 2y पुट कर दी, 2y माइनस y. ऊपर क्या बच गया? 7y. नीचे क्या आ गया? y. y से y कैंसिल हो गया. आंसर इज 7:1. रेशो आ गई. आंसर इज सी पार्ट. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. इतने ही छोटे आते हैं बोर्ड के अंदर, इतने ही सिंपल आते हैं, बट थोड़ा सा काम करना पड़ता है. 30 सेकंड्स लगते हैं. मेरे को 1 मिनट लग गया तुम्हें समझाने में, बट तुम्हें 30 सेकंड्स ही लगेंगे टू गेट दिस आंसर, राइट? For which value of p will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel? ठीक है, अब ये है बोर्ड पेपर 2022 का क्वेश्चन फिर से. ठीक है, लाइंस क्या बोली है उसने? मैंने देखो मार्क कर दिया, पैरेलल होनी चाहिए. यार पैरेलल लाइंस कैसे पता चलता पैरेलल लाइंस है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. यही कंडीशन है, बोर्ड पे हमने यही करी थी. इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. अगर इक्वल टू आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कोइंसिडेंट लाइंस है. नॉट इक्वल टू आएगा तो ही मैं कह सकता हूं भाई लाइंस आर पैरेलल. सो a1 की वैल्यू देखो, मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूं. a1 3 के बराबर है, a2 6 के बराबर है, b1 यहां पे है, b2 यहां पे है, c1 यहां पे है, c2 यहां पे है, राइट? सो मेरे को तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, लाइंस आर पैरेलल. सबसे पहले मैं a1 by a2 निकाल लेता हूं. What is a1 by a2? So a1 is 3, a2 is 6, which is nothing but 1 by 2, right? So b1 by b2, ये भी मैं लिख लेता हूं, -1 by -2, which is again 1 by 2.
सो a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है ही। c1/c2 लिख लेते हैं, होता क्या है। c1/c2 इज -5/-p विच इज इक्वल टू 5/p। यही बना। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं यहां पे, देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा यार, दोनों इक्वल हैं। नॉट इक्वल टू डालना पड़ा बिकॉज यहां पे आया 5/p, राइट। सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p इज नॉट इक्वल टू 10। p की कोई भी वैल्यू ले लो, 10 नहीं हो सकती, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 10। इसका मतलब ये है नॉट इक्वल टू 10 दिया भाई, 10 नहीं हो सकता, जो मर्जी ले लो, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। ए पार्ट इज द राइट चॉइस। देखो 2022 का क्वेश्चन है, हो गया, इतना ही छोटा था। नेक्स्ट वन, x and y are two different digits. Okay. If the sum of two-digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, then the value of x plus y is. Okay. अब देखो x and y are two different digits, अलग अलग digits है, no problem. Of a, ठीक है, two different digits. If the sum of two-digit number formed by using both the digits, अब two-digit number देखना है मेरे को, ये लो भाई, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, यहां पे मैंने x लिया, यहां पे मैंने y लिया, ठीक है, दो डिफरेंट डिजिट्स आ गई। सम ऑफ टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहां से मैंने नंबर बनाया, दैट वुड बी 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। सबको ही पता है कैसे लिखते हैं भाई, ये यूनिट प्लेस है तो 1 आएगा, टेंस प्लेस है तो 10 आएगा। यार 57 बचपन में कैसे लिखते थे, 57 को कैसे बनाते थे, 50 प्लस 7 ऐसे ही लिखते थे ना। तो 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 यही करते थे ना गाइस, याद करो, एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे ही किया मैंने, यहाँ पे लिख लिया भाई, ये आ गया 10x प्लस वाई। अब ऐसे ही मेरे को नंबर्स बोला है, नंबर्स, जरूरी थोड़ा ना एक्स यहां हो, x यूनिट प्लेस पे भी तो हो सकता है, y टेंस प्लेस पे हो सकता है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, इससे भी तो नंबर बनेगा 10 इंटू वाई, और यहां पे प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे ही नंबर बनेगा। तो ये क्या बन गया, 10y प्लस एक्स। उसके बाद उसने कुछ कहा, सम ऑफ दीज टू नंबर्स, एक ये नंबर और ये नंबर दोनों का सम करना है। ओके, उसने बोला जब सम करना है तो भाई सम करना ही पड़ेगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स is a perfect square equal to, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ये उसने बोला। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या आया, 11x प्लस 11y किसके बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर के। मैं बार बार लिख रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि मेरे दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर ही चलना चाहिए। 11 इंटू एक्स प्लस वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर ही है ना, जैसे कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 2 इंटू 2 से बनेगा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 3 इंटू 3 से बनेगा, 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 10 इंटू 10 से बनेगा। यार मेरे को एक बात बताओ, मैं x प्लस वाई की जगह क्या नंबर रखूं यहां पे, सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहां पे तो 11 है, 11 के साथ मैं क्या नंबर रखूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए क्या कर रहे हैं। ये हुआ क्वेश्चन बहुत सारों का गलत। x प्लस वाई की जगह मुझे 11 रखना चाहिए यहां पे, क्योंकि 11 इंटू 11 तभी 121 बनेगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11। देखो इसीलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन दिया, कुछ इजी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं इसके भी, भाई बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन मिल भी जाएगा, बट थिंकिंग ठीक होनी चाहिए कि आपको समझ आया नहीं आया कि भाई कैसे सोच के लिख दिया आंसर मैंने सीधा ही। एक्सप्लेनेशन में टाइम ज्यादा लग रहा है, थिंकिंग में उतना नहीं लगता है। आपने जल्दी सोच लिया होगा, नहीं सोच पाए तो ये चीज समझनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन एक स्कूल पेपर में आया था 2015-16 में, बोर्ड में तो नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहा भाई फिर भी हो जाना चाहिए, आपसे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has, इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है। ओके यार y is equal to 0 देखते ही पता चलना चाहिए ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो सिंपल यार, ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उस पे वाई क्या होगा, 0 ही होगा, y इज इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस ही है।
अच्छा, y इज इक्वल टू -7, y हमेशा -7 रहेगा, x की जो मर्जी वैल्यू हो ऑलवेज -7 रहेगा, x की जो मर्जी वैल्यू हो। लो इसको नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये बना दिए, देखो नीचे लाइन यहाँ पे -1 -2 रफ हैंड बनाया गाइस, सो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये आया -7 मेरे पास, तो यहां पे है y -7। देखो y0 ये वाली लाइन, y -7 ये वाली लाइन, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस? कर ही नहीं सकते यार, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो क्या वन सोल्यूशन होगा या टू सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। भाई इनको इंसिडेंट थोड़ा ना, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थोड़ा ना, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन तो आया ही नहीं इस पे। डी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन लर्निंग पाथ स्कूल का है, 2022-23 का, पिछले साल का ही है। प्री बोर्ड भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन भी बीच में इंक्लूड कर लेना चाहिए कुछ थोड़े से। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, उसने बात करी भाई कंसिस्टेंट की, फंडे पे क्वेश्चन है, तभी ये क्वेश्चन डाला यहां पे। उसने बोला भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सबसे पहले कंसिस्टेंट पता होना चाहिए भाई, कंसिस्टेंट मींस एक ही चीज, यू विल गेट अ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन मिलेगा, ऑलवेज सोल्यूशन तो आएगा, ठीक है। यू विल गेट अ सोल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन तो आएगा। अब यार सोल्यूशन तो एक भी आ सकता है, वन सोल्यूशन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक। यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, या फिर यार इन्फिनिट भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वन सोल्यूशन भी हो सकता है, इन्फिनिट सोल्यूशन भी हो सकता है। यार यहां पे दिया पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, इंटरसेक्टिंग हो। भाई वन सोल्यूशन का मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग, और इन्फिनिट नंबर सोल्यूशन का क्या है, कोइंसिडेंट। यहां से आएगा मेरे पास कोइंसिडेंट, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, इंटरसेक्टिंग। ये आया इंटरसेक्टिंग मेरे पास। सो कोइंसिडेंट भी ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी ठीक है, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, आंसर इज बॉम्बे बी पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। When the following pair of equations is solved by reducing them to pair of linear equation, okay, reduce करना है to the pair of linear equations में, ठीक है। So 1 by x minus 4 by y is equal to 2, 1 by x plus 3 by y is equal to 9, राइट। रिड्यूस करके ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको अगर रिड्यूस करना है मुझे, तो 1 by x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं a, राइट, एंड 1 by y की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं b, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 by x की जगह मैंने a रखा, माइनस 4 इंटू 1 by y आना था, तो 4 इंटू b इज इक्वल टू 2, राइट। 1 by x की वैल्यू फिर से मैंने a रख दी, प्लस 3 इंटू 1 by y आता है यहां पे, सो 3 इंटू b विच इज इक्वल टू 9। नाउ यू हैव टू सॉल्व देम। मेरे ख्याल से सबको पता है क्या करना चाहिए, द बेस्ट पार्ट इज सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पे आ गया -4 and 3 दैट इज 7b, और यहां पे माइनस किया तो मैंने यहां पे आ गया मेरे पास -7, b की वैल्यू आ गई 1, राइट। b1 आ गया, so I can find a also. a plus 3b is equal to 9. b की वैल्यू 1 means a plus 3 is equal to 9. a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, राइट। सो अब मेरे को वैल्यू निकालनी है x and y की। a is 6, मुझे ये मिल चुका है, सो a की जगह मैंने पुट किया 1 by x which is equal to 6. So x की वैल्यू क्या आ गई, 1 by 6, रेसिप्रोकेट कर दिया भाई, ठीक है। सो x is 1 by 6, मेरे ख्याल से a part is the right choice, यहीं से ही आंसर मुझे मिल चुका है। बट मैं b के लिए भी निकाल लेता हूं, b is equal to 1, तो b की एक्चुअल में मैंने वैल्यू क्या यूज करी थी, 1 by y which is equal to 1, y is equal to 1, राइट। सो वहां पे चूज जो मैंने किया है y is equal to 1 वो भी आ चुका है, आंसर इज ए पार्ट। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट चेकिंग के लिए किया था कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7।
द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3 की पावर x प्लस वाई है इज इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई है विच इज इक्वल टू 3 हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, और डी x की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, राइट। सो अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, मतलब कि x एंड y में इक्वेशन बनानी है, वो पावर में है ऑलरेडी, सो पावर से मुझे नीचे लेकर आना पड़ेगा। कैसे लेकर आऊंगा? 3 की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है। सो अगर मैं 81 को 3 की पावर में लिख लूं, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। सो 81 इज 3 की पावर 4। बेसिस आर सेम, बीच में इक्वालिटी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 4। और 81 की पावर x माइनस वाई था, ठीक है। सो फिर से इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, राइट, 3 की पावर 1। मैंने यहां पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया, जो आपने पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी भी आने चाहिए। 3 बेसिस सेम, पावर तो सेम होनी चाहिए भाई। 4 इंटू एक्स माइनस वाई, सो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। सो इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है। कूल। सो सिंपल है। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। व्हाट शुड आई डू? एड इट अप। अगर मैंने इसको ऐड किया, दिस गोज ऑफ, यहां पे क्या बन गया? 8x विच इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू आ गई 17 बाई 8। x की वैल्यू क्या आ गई? 8 2 16, सो 1 बाई 8। मेरे ख्याल से आंसर इज डी पार्ट, विच इज अ मोर पर्टिकुलर सोल्यूशन, बट आंसर फिर भी निकाल लेना चाहिए मुझे। x प्लस वाई वॉज गिवन टू बी 4 टू चेक, ठीक है। और x की जगह मैंने 17 बाई 8 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 17 बाई 8, राइट। 8 4 is 32 माइनस 17 बाय 8, और 17 2 is 34 होता है, मींस यहां पे आना चाहिए मेरे पास 15, राइट। सो 15 बाय 8 विच इज नथिंग बट 8 1 is 8, 2 is 16 होता है, तो वहां तो नहीं जाएगा, दिस विल बी 7। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 7 बाय 8। डी पार्ट इज द राइट चॉइस। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने डी क्यों मार्क किया, बी क्यों नहीं किया? यूनिक सोल्यूशन तो आ रहा है। अब आप खुद बताओ, यूनिक सोल्यूशन मींस देयर विल बी वन सोल्यूशन। डिड आई गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ओवर है? नहीं, ये भी तो यूनिक सोल्यूशन ही बोल रहा है, और वो साथ में मुझे यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, विच इज द बेटर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। डी पार्ट इज द बेटर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, राइट। नेक्स्ट, सो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बना डी, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 88x plus 36y is equal to minus 92 and 36x plus 88y is equal to minus 404, then x and y की वैल्यूज निकालनी है आपने, राइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, पहली वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं 36 से, दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं मैं 88 से, यार नंबर्स पता है कितने बड़े बड़े बनेंगे। ये करना तो ठीक नहीं है। व्हाट शुड आई डू? एक काम कर सकते हैं, मैं नई इक्वेशन बना लेता हूं। 88x प्लस 36y इज इक्वल टू 90 माइनस 92 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे 36x प्लस 88y इज इक्वल टू माइनस 404 दिया हुआ है। नई इक्वेशन कैसे बनाई जाए? ऐड कर देते हैं यार, इट वुड बिकम इजियर फॉर मी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, यहां पे ये ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, साइंस विल नॉट चेंज, सो ये भी ऐड ही हो रहा है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, राइट। सो यहां पे आ गया 124x प्लस 124y, ये ऐड ही हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस 496। 124 को मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस y यहां पर आ गया माइनस 496, एंड यू कैन डू इट डायरेक्टली, 124 का 4 टाइम्स जाता है, सो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली
-4। अभी भी द नेक्स्ट स्टेप वुड नॉट बी कि भाई मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का यूज कर लूं टू सॉल्व दिस। नो, द बेस्ट पार्ट वुड बी 88x plus 36y is equal to -92 and 36x plus 88y is equal to -404. What should I do? Subtract कर देना चाहिए, that would be the easiest option. इसको subtract किया, यहां पे साइन चेंज, इसको subtract किया, यहां पे साइन चेंज, इसको subtract किया, यहां पे साइन चेंज, तीनों जगह साइन चेंज किया, 88 minus 36 that would give you 52x, यहां पे -52y और यहां पे आ जाएगा +312। नाउ 58 इज टेकन आउट एज कॉमन, x यहां पे y बच जाएगा, ब्रैकेट लगी हुई है, सो यहां पे आ गया 312। क्या 312 52 से डिविजिबल है? एब्सोल्युटली 6 टाइम्स। ठीक है, सो दूसरी इक्वेशन आई मेरी x minus y is equal to 6. First equation is x plus y is equal to -4 and the second equation is x minus y is equal to 6. The easiest part is, अब मैं इसकी सॉल्विंग कर सकता हूं, x plus y is equal to -4 and x minus y is equal to 6. What should I do? Add it up. 2x is equal to, ये ऐड किया, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे ऐड किया, यहां पे 2 आ गया, x is equal to 1. Right? So next is x plus y is -4. ये दिया हुआ था, x की जगह मैंने 1 रख दिया, y is -4. y की वैल्यू क्या आ गई? -5. x is 1, y is -5. You have to choose your answer. x is 1, y is -5. B part is the right choice. ठीक है, अब ये स्कूल पेपर का ही क्वेश्चन है, ऐसा ही बोर्ड में आया हुआ था, बट आई चोज दिस क्वेश्चन बिकॉज इसके अंदर आपको एक स्टेप सिखाना था मुझे। बोर्ड में क्वेश्चन इससे ज्यादा सिंपलर आता है, नंबर्स थोड़े छोटे होते हैं, आपको इजीली दिखेगा भी, बट अगर बड़ा भी आ जाए इसकी तरह, देन ऑल्सो यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व इट। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x minus 3 is equal to 0 and y minus 5 is equal to 0 is point of intersection. ये लाइन कैसी है? x is equal to 3 and y is equal to 5. इसकी सॉल्विंग के लिए द बेस्ट पार्ट वुड बी, क्योंकि मेरे को x इक्वल टू 3, x हमेशा 3 रहेगा, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर मैंने ध्यान दिया, ये आई x इक्वल टू 3, क्यों? इस पे हमेशा देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, हमेशा x3 है, y की जो मर्जी वैल्यू, y0 है, y2 है, y3 है, जैसे कि मैंने यहां पे अगर पॉइंट मार्क किया, ये 3,1 आएगा, यहां पे पॉइंट मार्क किया, ये 3,0 आएगा, ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू 5? 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे जो लाइन बनेगी, दिस वन, ये क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 5 ही तो बनेगी। इस पे जो पॉइंट आ रहा है 0,5, ये इस लाइन पे लाई करता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट भी, क्या ये 3,5, दिस पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस, जो मुझे चाहिए था। बी पार्ट इज द राइट चॉइस। इसकी सॉल्विंग के लिए द बेस्ट मेथड वुड बी ग्राफिकल। ये सीरीज हम कर ही इसके लिए रहे हैं, सो दैट यू गेट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से आपको वैरायटी मिल रही है। अब ये आया ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ग्राफिकल मेथड मेरे को पता है आपने पिछले साल किए थे, बट इस साल क्यों नहीं कर सकते हम इजी क्वेश्चंस के लिए? राइट, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यार, नो सॉल्यूशन के लिए तो मेरे को एक पता है, क्या होता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, यही होता है, राइट? अगर मैंने ये लगाया तो ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। व्हाट अबाउट a1? पहली वाली इक्वेशन में से मैंने a1 निकालना है, ये देखो k minus 2 तक गया, इसमें चेक करो a1 की वैल्यू क्या आएगी? k, b1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 एंड c1 की वैल्यू क्या आएगी? k minus 2।
एक्चुअली इसको मेरे को इधर लेकर आना चाहिए टू सॉल्व इट, तो माइनस ऑफ के माइनस टू। बार बार चेंज करने की क्यों जरूरत है, दिमाग में होना चाहिए ये चीज, तो इतने बार तो एनसीईआरटी में हमने करी हुई है। नेक्स्ट, अब मेरे को देखना है A2 B2 एंड C2। A2 की वैल्यू क्या है यहां पे 12, B2 की वैल्यू क्या है यहां पे K, एंड C2 की वैल्यू क्या आई, K को मैंने यहां डाला तो माइनस K आएगा, राइट। सो नाउ मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टू से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या आया, K स्क्वायर इज इक्वल टू 36, K की वैल्यू क्या आएगी प्लस एंड माइनस 6। आंसर मुझे दिख रहा है डी पार्ट हो सकता है, राइट, प्लस एंड माइनस 6। बट आपको इससे भी सॉल्व करके जरूर चेक करना चाहिए, बाई चांस यहां पे k इज नॉट इक्वल टू 6 आ गया तो क्या मैं पॉजिटिव 6 आंसर ले सकता हूं, नॉट एट ऑल। तो चेक करना बहुत जरूरी है, दिस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं मार्क करके दे रहा हूं, चेकिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे हम ऐसे फंस जाते हैं बीच में, ठीक है। सो क्या करना चाहिए, -3 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, और यहां पे क्या है k इंटू के माइनस टू, दोनों तरफ माइनस है, ये तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। सो यहां पे आ गया मेरे पास 3k इज नॉट इक्वल टू k इंटू के माइनस टू, राइट। सो अब व्हाट शुड आई डू, k से k कैंसिल हो सकता है, राइट। सो 3 इज नॉट इक्वल टू k माइनस टू, ये 2 मैंने इधर दे दिया, सो 5 इज नॉट इक्वल टू k। मेरे पास यहां से ऑप्शन आया कि k 5 नहीं हो सकता, यहां से सिर्फ मुझे ये मिला k कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू 5, और कुछ भी हो, 1 हो 10 हो 6 हो 100 हो √2 हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बट 5 नहीं हो सकता। पर मैंने क्या बोला था, आंसर क्या है 6 या -6 हो सकता है, तो क्या मैं ये आंसर लिख सकता हूं, यस, डी पार्ट इज द राइट चॉइस। सिर्फ यहां से मुझे यही मिला, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, कैन नॉट बी इक्वल टू 5 है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, क्योंकि यहां पे मैंने चेकिंग करवाई, इसका मतलब ये बना कैन नॉट बी इक्वल टू 5, ठीक है, और यहां पे प्लस एंड माइनस 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k it will have infinitely many solution। infinite solution means एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, infinitely many solution तो भी बनेंगे, लाइंस एक के ऊपर एक आ रही है, ठीक है। सो infinitely many solutions की मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and should be equal to c1 by c2, the ratios should be equal, this is already there, ठीक है। ऐसी वैल्यू k की निकाल ली, कूल। सो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू वो मैं यहां से उठाऊंगा k प्लस 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू वो मैं यहां से उठाऊंगा 6, इक्वल टू c1 की वैल्यू ये इधर आएगी तो -4, और c2 इधर आएगा माइनस ऑफ 3k प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, ये भी कैंसिल हो गया, ये 1 by 2 है, ठीक है। सो नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस टू गेट द आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इन दोनों से सॉल्व करता हूं, यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया k प्लस 2, k की वैल्यू इज 2। सिर्फ इससे आंसर नहीं आएगा, आई हैव टू चेक दिस एज वेल, द सेकंड एंड लगेगा बीच में, ये गलती नहीं, एंड लगाना है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। यहां पे क्या आएगा 3k प्लस 2, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेकंड एंड थर्ड में, इज इक्वल टू 2 into 4 दैट इज 8, 3k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई 3, 2 6, k की वैल्यू यहां से भी 2 ही है, so k is 2, k is 2, so answer, hence आंसर अलग से लिखना पड़ेगा, hence k is equal to 2, ठीक है। पहले से भी आंसर 2, दूसरे से भी आंसर 2, तो ही मैं आंसर लिख सकता हूं 2। सपोज करो सेकंड वाले से आंसर 3 आ जाता, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर k 3 आ जाता तो ऐसी k की वैल्यू होती जिसके लिए सारी रेशियोज बराबर होती, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k लिखना पड़ता मुझे, दोनों से मेरे पास सेम वैल्यू आई, then only I was able to write the answer। 2012 का क्वेश्चन है, इतना सीधा होना चाहिए था, राइट। क्वेश्चन नंबर 12,
ये क्वेश्चन है मस्त। अब मैंने कितने बार बताया हुआ है, देखो तुम लोग 95 पे जा रहे हो, कम वॉट में 1995 सारा साल पढ़ लिया, दिक्कत हो ही नहीं सकती, राइट? 90 और 95 पे जा रहे हो, बट हर साल वो कहीं ना कहीं से एक अच्छा क्वेश्चन और एक एवरेज क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। वो क्वेश्चन डिटरमाइन करता है आर यू एबल टू स्कोर फुल और नॉट। एक अलग डिस्टिंक्शन होती है, आर यू एबल टू स्कोर फुल, ट्रिपल डिजिट में नंबर आता है, सिंपल। ठीक है, अब बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा था 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब उसने मुझे एक चीज दी हुई है, ए एम इज इक्वल टू बी एल, दिस इज ऑलरेडी गिवन, मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज गिवन, ए एम इज इक्वल टू बी एल। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, क्या इसका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा? ठीक है यार, कोई भी सॉल्यूशन चेक करने के लिए मेरे को रेशियोज चाहिए, ए वन बाय ए टू चाहिए होगा सबसे पहला, ए वन बाय ए टू मतलब कि ए बाय एल। ठीक है, यहां से उठाया ए वन, यहां से उठाया ए टू। अच्छा, इसके बाद बी वन बाय बी टू क्या होगा मेरे पास, बी बाय एम, राइट? और उसके बाद सी वन बाय सी टू के लिए ये सी को मैं इधर लेकर आया माइनस सी, एंड ये एन को भी इधर लेकर आया माइनस एन, ये दोनों सी वन बाई सी टू भी आ गया। अब मुझे जो गिवन है उससे मैं कुछ निकाल सकता हूं, यस, ए बाय एल चाहिए होगा मेरे को, सो ए बाय एल मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, और यहां पे आ गया बी बाय एन, दिस इज ऑलरेडी गिवन। मतलब कि अगर मुझे ये चीज दी हुई है तो मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं, ए बाय एल क्या है, ए वन बाय ए टू, और बी बाय एम क्या है, देखो यहां पे दिख तो रहा है मुझे इन दोनों से, बी बाय एम क्या है, बी वन बाय बी टू। किस केस में ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू होता है? दो केसेस में होता है, या तो नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, दोनों का केस बन सकता है। वो मेरे को पता चलेगा सी वन बाय सी टू से। ठीक है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू मुझे मिल चुका है, इक्वालिटी मिल चुकी है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में दोनों नॉट इक्वल होते हैं, बाकी दोनों में नो सॉल्यूशन में भी इन्फिनिट सॉल्यूशन में भी मेरे पास ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू आते हैं, दो मिले मुझे, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनिट सॉल्यूशन दोनों पे मैटर करता है। अब क्या मुझे कुछ और गिवन है? नो, सो देयर कैन बी टू, आइदर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये नहीं दिया हुआ सी वन बाई सी टू, इट इज नॉट गिवन, तो मैं यहां से कह सकता हूं नो सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे सी वन बाई सी टू और बी वन बाई बी टू या ए वन बाई ए टू से कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, नो रिलेशन वॉज गिवन। क्यों मैंने सोचा ये आंसर, नो रिलेशन, नो सॉल्यूशन नहीं, नो रिलेशन गिवन था, तो मैं कह सकता हूं नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ये गलत सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, मेरे पास ए वन बाई ए टू है इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू भी है, सी वन बाई सी टू के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स नहीं, टू एक्स ले लेता हूं, टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। क्यों? देखो अब ऐसा क्यों लिया, देखो ए वन बाय ए टू में मैंने ए वन को लिया वन, ए टू को लिया टू, बी वन बाय बी टू में बी वन को लिया थ्री एंड सी वन को लिया, बी टू को लिया सिक्स, और यहां पे लिया माइनस फोर एंड माइनस एट। क्या इससे मैंने ए बी सी, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, क्या ये सारे अलग अलग है? और क्या इनकी रेशियोज बराबर आ रही है? आ रही है। सो एक्चुअली ये इक्वल भी हो सकते हैं, द ओनली थिंग वाज कि ए बी सी एंड एल एम एन सारे क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, ऑल शुड बी डिफरेंट, राइट? मैंने ऑल डिफरेंट लिए, यहां पे ए उठाया वन, बी उठाया थ्री, सी उठाया माइनस फोर,
यहां से मैंने दूसरा क्या उठाया था, एल। ये देखो, एल उठाया 2, एम उठाया 6 एंड एन उठाया -8, तो भी सारे के सारे अलग आ रहे हैं, तो इक्वल भी तो हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन, क्योंकि नो रिलेशन वॉज गिवन लेटर ऑन, फिर से सेम चीज, क्योंकि वहां पे भी मैंने आंसर वैसे ही किया था, नो रिलेशन वॉज गिवन फॉर देम। ठीक है, तो मैं यहां पे इक्वालिटी भी ले सकता हूं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों चूज कर सकते हो आप, वो गलती नहीं है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वॉज नो सोल्यूशन बिकॉज देर वॉज नथिंग गिवन। तो हम दोनों चूज कर सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट वॉज नो सोल्यूशन। दैट इज माई आंसर। ये बहुत जगह पे गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। For what value of p will the following system of equation have no solution? फिर से no solution, अब मेरे को दे दिया it has no solution। बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी वैल्यू p की निकालनी है जिसके लिए सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सॉल्यूशन कब नहीं आता? when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होता है, तब नहीं आता। राइट, सो यहां पे मैंने 2p माइनस 1 ले लिया a1 की जगह, a2 की जगह मैंने क्या लिया, अब यहां पे उठाया मैंने 3, उल्टा दिया हुआ था 3 उठाना पड़ा मेरे को। ठीक है, b1 की जगह मैंने क्या लिया, p माइनस 1, b2 की जगह y का कॉफिशिएंट चाहिए मेरे को 1, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको मेरे को इधर लाना पड़ेगा, दैट इज माइनस ऑफ 2p, और यहां पे आ गया माइनस ऑफ 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपस में तो कैंसिल कर ही सकता हूं, सो आई कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर। ये क्या आ गया, 2p माइनस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3p माइनस 3। सो मैं एक काम करता हूं, 3 को इधर ले जाता हूं, 3 पॉजिटिव हो गया, दिस बिकम्स 2, और इसको मैं इधर ले जाता हूं, p की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। राइट, अब p अगर मेरे पास 2 आ चुका है, मेरे पास एक और मेथड भी है, बार बार इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि मैं सारी की सारी रेशियोज चेक करूं। एक काम करो ना, रेशियोज ही निकाल लो, रेशियोज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब a1 बाय a2 रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गई, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मेरे पास क्या था, 2p माइनस 1 बाय 3। ठीक है, सो मैंने p की वैल्यू 2 डाली, 4 minus 1 that is 3 by 3 which is equal to 1 by 1। ठीक है, b1 by b2, ठीक है, p minus 1 by 1 था, यहां पे 2 minus 1 1 by 1 बन गया, और ये इक्वालिटी आ रही है c1 by c2 के अंदर। मैंने 2 टाइम्स p डाला। ठीक है, 2 टाइम्स p नहीं होना चाहिए था, यहां पे 2 टाइम्स p प्लस 1 होना चाहिए था, दिस शुड बी अ ब्रैकेट। ठीक है, सो यहां पे आ गया 2p प्लस 1 बाय 1, यही आया। सो 2 टाइम्स डाला, यहां पे आ गया 5। ठीक है, और यहां पे आ गया 1। तो अगर आप ध्यान दो, यहां पे क्या आया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो, इसको मैंने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, मैंने रेशियोज की चेकिंग कर डाली। हर बारी मैं सेम मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, देयर आर मल्टीपल मेथड्स, और हर एक क्वेश्चन में सेम मेथड क्यों, इसमें ये इजी था तो मैंने यहां पे ये स्पेशली क्वेश्चन इसलिए उठाया, बोर्ड का इतना पुराना, मोर देन 10 इयर्स ओल्ड। ठीक है, कि आपको पता चल जाए करना कैसे होता है। सो a1 by a2 1 by 1 आ रहा है, b1 by b2 1 by 1 आ रहा है, बट c1 by c2 इज नॉट इक्वल टू 5 by 1 आ रहा है, तो वो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन मुझे दी हुई है, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। intersecting lines means क्या आना चाहिए मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये मेरे दिमाग में आया तभी तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, नहीं तो इक्वेशन ही नहीं लिख सकता। सो a1 2 है, ठीक है, सो a1 मेरे पास क्या आया 2, और b1 मेरे पास क्या आया, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, यहां पे b1 क्या आया 3। मैं काम करता हूं ना, यहां पे मैं ले लेता हूं 4, और यहां पे मैं ले लेता हूं 6, नहीं ले सकते 5 ले लेता हूं, काम खत्म। रेशो बराबर नहीं हो रही,
सो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y माइनस 8 ही रहने देते हैं, मेरे को जो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 0। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, सिंपल सीधा। पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसको मैं क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन कैसे दिया होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन, राइट। यहां पे आया मेरे पास 2 3 एंड -8 ना, 2 3 एंड -8, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नॉट इक्वल टू यहां डाल दिया। यहां पे इक्वल होना चाहिए, मतलब कि मैंने यहां 4 लिया, यहां 6 लिया, 1/2 चल रहा है, यहां पे नहीं चलना चाहिए। सो 8 का डबल 16 नहीं लेना है, मैं एक बढ़ा देता हूं, 17 ले लेता हूं, आप 15 ले लो, अलग होना चाहिए बस, दैट्स इट। मैंने यहां पे क्या लिया, 4x प्लस 6y माइनस 17 इक्वल टू 0, -15 ले लो, बस 16 मत लेना, रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देखो सोच कैसे रहा हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए होता है मुझे, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब बोर्ड के क्वेश्चन है, बिल्कुल उतना ध्यान से ही करने होते हैं। यहां मुझे दिया हुआ है 2, यहां मुझे दिया हुआ है 3 और यहां मुझे दिया हुआ है -8, मैं इक्वल टू पहले ही डाल लेता हूं क्योंकि मेरे को ये चाहिए इक्वालिटी पे। यहां पे 4 डाला, यहां पे 6 डाला और यहां पे -16, रेशियोज बराबर है, 1/2 पे ही है रेशियो सारी की सारी। सो मैंने लिख लिया इसको 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0। अलग तरह से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो, मैंने रेशियोज दिखाई इसलिए ये रेशियोज को मेरे को सेम रखना था, जैसी रेशियोज मेरे को चाहिए वैसी रखी, आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। ध्यान से देख के सोच के करने वाला क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, ये फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसमें फंडा यूज हो रहा था, इसमें और कुछ कैलकुलेशन वर्क था ही नहीं। इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, if 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। मतलब कि अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल लूं, प्रॉब्लम सॉर्टेड। मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं, राइट। बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19। क्या करना चाहिए मुझे, बोलो। x and y की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये वैल्यूज आएंगी। एड इट अप, ऐड किया ये गया, इन दोनों को ऐड किया, दिस बिकम्स 6, राइट। एंड 23 प्लस 19 दैट बिकम्स 42 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7। x तो आ गया, राइट। किसी में भी पुट कर देते हैं, 2x plus y is equal to 23 में पुट कर देते हैं। 7 2s are 14 plus y is equal to 23। y की वैल्यू क्या आ गई, 9। नाउ जो चीज मुझे निकालनी है मैं वो निकाल लेता हूं। 5y minus 2x की वैल्यू निकालनी है मैंने। 9 5s are 45 minus 2 into 7 that is 14, that is 31। पहली वैल्यू तो आ गई। व्हाट अबाउट y by x minus 2। y की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 7 minus 2। सो 9 minus 14 by 7, एलसीएम लिया है यार और कुछ भी नहीं किया। आंसर इज -5 by 7। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए था कि आप लोग सॉल्विंग के बाद खुशी खुशी में छोड़ तो नहीं देते क्वेश्चन। यहां पे जो चीज पूछी गई थी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते हो या नहीं निकालते हो, दैट्स इट। क्वेश्चन अपना आप चेक कर लो यार, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड C if the system of equation have infinitely many solutions। फिर से सेम चीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कहता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2, b2 c2 नहीं, is equal to c1 by c2, that's it। सारी रेशियोज क्या होनी चाहिए, बराबर। a1 यहां पे क्या है, c, a2 यहां पे क्या है, 12,
B1 यहां पे क्या है 3, B2 यहां पे क्या है C, C1 यहां पे क्या है 3 माइनस सी, एंड C2 यहां पे क्या है माइनस सी, राइट। सो अब मुझे निकालना है, फर्स्ट टू से निकाल लेते हैं, राइट। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36, तो C की वैल्यू क्या आई प्लस एंड माइनस 6, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। अभी भी पहले ही बताया था, ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, एमसीक्यू कर रहे थे, यहां से भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। सो माइनस 3C इज इक्वल टू C इंटू 3 माइनस सी, सी से सी कैंसिल, -3 और यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया -C। सो C को मैं इधर ले आया और ये -3 को मैं इधर ले गया, C इज 6। अब बोलो C की वैल्यू प्लस या -6 हो या C की वैल्यू 6 हो, सेकेंड ऑप्शन से। यहां पे बीच में एंड भूलना नहीं है, दोनों की दोनों का बेस्ट सोल्यूशन लेना है, हेंस आंसर इज C इज इक्वल टू 6। -6 पे रेशियो बराबर नहीं होगी, ध्यान से, ठीक है। C की वैल्यू 6 आई, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, बोर्ड 2015 का 3 मार्कर क्वेश्चन। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड, 1/रूट एक्स की वैल्यू मैंने ले ली a एंड 1/रूट y की वैल्यू ले ली मैंने b। अब मैं नई इक्वेशंस बनाता हूं, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और यहां पे आ गया 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। सॉल्व देम टू गेट द आंसर। सो क्या करना चाहिए मुझे, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहां पे आ गया 4a 6b एंड 4, यहां पे आ गया 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। व्हाट शुड आई डू, सबट्रैक्ट, ये सबट्रैक्ट किया, यहां पे एडिंग हो गई। सो 9 प्लस 6 दैट इज 15, और यहां पे आ गया 5, b की वैल्यू आ गई 5/15 दैट इज 1/3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, b इज 1/3, काम खत्म, राइट। सो मेरे पास जो इक्वेशन बनी थी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 की, यहां पे पुट कर देते हैं, 2a प्लस 3, b की वैल्यू 1/3 मैंने पुट किया, यहां पे आ गया 2, ये आ गया 3 1 3, सो 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, a की वैल्यू आ गई 1/2, a is 1/2, b is 1/3, you have to get the final answers, ठीक है। सो जैसे ही मेरे को a 1/2 मिला, तो मैंने क्या लिखा, 1/√x इज इक्वल टू 1/2। सो रेसिप्रोकेट कर देते हैं, √x इज इक्वल टू 2, राइट। सो x, अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दिस बिकम्स 4। b की वैल्यू आई थी मेरे पास 1/3, और b की वैल्यू मैंने जो सब्स्टिट्यूशन करा था वो क्या किया था, 1/√y 1/3। सो √y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई, दैट्स इट, या इतना ही सीधा क्वेश्चन है, बट स्टेप्स थे, यहां पे मैंने मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन। भाई बार बार पूरा पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे गड़बड़ है, जो उनसे क्वेश्चन में गड़बड़ है, सिर्फ वो देखना है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q for which the system of equations represent coincident lines। हम बात कर रहे हैं coincident lines की, ठीक है। ये आ गई coincident lines, बोर्ड पेपर 2012 का क्वेश्चन है, सीधा 3 मार्कर। अब होना चाहिए, सबसे पहले उसने बात करी कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक, वन ओवर द अदर, दैट इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड एज सुन एज आई गेट इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मेरे पास सीधा रिलेशन आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये सोचा और मैंने सीधा लगाया, ठीक है। सो नाउ a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू p प्लस q प्लस 1,
B1 की वैल्यू 3, P प्लस 2Q प्लस 2, C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -4 टाइम्स P प्लस Q प्लस 1। ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दो से हम आंसर निकालेंगे। सो सीधा 2P प्लस 4Q प्लस 4, 3P प्लस 3Q प्लस 3, राइट। क्या करना चाहिए, P को इधर ले आते हैं -P, Q को भी इधर ले आते हैं +Q, और 3 को भी इधर ले आते हैं +1 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मैं इन दोनों से सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले 4 3 is 12, P प्लस Q प्लस 3, यहां पे क्या आया 7P प्लस 14Q प्लस 14, राइट। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। 12P प्लस 12Q प्लस 3, यहां पे आ गया मेरे पास 7P प्लस 14Q प्लस 14, राइट। तो मैं इसको इधर ले आया, दैट इज 5P, राइट। 14 को इधर ले आया -2Q, और मैं 3 को इधर ले गया, दैट इज 11, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लेट मी राइट दिस इक्वेशन ऑन द अदर पेज। -P प्लस Q इज इक्वल टू -1, एंड यहां पे आ गया 5P माइनस 2Q इज इक्वल टू 11, राइट। क्या करना चाहिए, मैं सीधा एलिमिनेट ही करूंगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन को, सो मेरे पास क्या आ गया -5P प्लस 5Q इज इक्वल टू -5, यहां पे आ गया 5P माइनस 2Q इज इक्वल टू 11। व्हाट शुड आई डू, एड इट अप। ऐड किया, यहां पे आ गया मेरे पास सीधा 3Q, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास आ गया 6, Q की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने डाली -P प्लस Q इज इक्वल टू -1 में -P प्लस 2 इज इक्वल टू -1, -P की वैल्यू क्या आ गई -3, P की वैल्यू क्या आ गई 3। P या तो 3 है एंड Q या तो 2 है। These are the two options. No, not options. These are the two answers from board paper 2012. कैसे सोचा, कोइंसिडेंट से इनफाइनाइट से रेशियो पे गया एंड सॉल्विंग कर दी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब ये बोर्ड पेपर 2020 का क्वेश्चन है। इन द फिगर ABCDE is a pentagon with BE parallel to CD, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ये देखो, and BC parallel to ED। So मतलब कि जैसे ही मैंने सुना BE is parallel to CD and BC is parallel to DE, ठीक है, एंड साथ में BC is perpendicular to CD, मैं सीधा कह सकता हूं BCDE becomes a rectangle। सीधा बोल सकते हो, नंबर कोई नहीं कटेगा, बिकॉज आपने जिन मेथड का यूज किया वो आपने यूज किया, बिल्कुल आया उससे आंसर, राइट। AB की वैल्यू 5 दी हुई है, AB इज 5 सेंटीमीटर्स, ये मैंने मार्क कर दिया, तभी तो क्वेश्चन होगा। AE भी 5 दिया हुआ, वंडरफुल, दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने यहां पे आइसोसेलेस लिख लिया, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। BE is 7, excellent, this is 7। BC कितना है, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई दिया हुआ, ओके, इसकी मार्किंग तो कर लेनी चाहिए, दिस इज 7 गिवन है। CD is x प्लस वाई, ओके, मतलब कि मेरे को यहां से ये तो पता ही है B is equal to CD, ठीक है। If the perimeter of ABCDE is 27, find the value of x and y
इफ x एंड y बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज, ठीक है। सो जैसे ही मुझे ये रेक्टेंगल पता, मेरे को एक चीज पता है, BE इज इक्वल टू CD। सो मैं सीधा लिख सकता हूं 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 1 इज गिवन। एक इक्वेशन तो पता है मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे एक और चीज पता है, BC इज इक्वल टू ED। BC की वैल्यू मेरे पास x माइनस वाई दी हुई है, तो ED की वैल्यू भी सेम ही होगी। आई विल यूज दिस एज वेल, ठीक है। एक गिवन था, दैट इज पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर दिया हुआ है? ABCDE का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ABCDE विच इज इक्वल टू 27, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास क्या है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA which is equal to 27. AB is 5, BC is x minus y, CD is x plus y, DE is x minus y, EA is 5, that is 27. ये गया, ये भी गया, यहां पे आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक चीज है, x प्लस वाई इज 7, दिस इज गिवन, और दूसरी है मेरे पास 3x माइनस वाई इज 17, ये भी है। व्हाट शुड आई डू? एड इट अप। अगर मैंने इनको ऐड किया, यहां पे आ गया 4x। अब 17 प्लस, मेरे पास क्या आ रहा है? 17 प्लस 7, ठीक है। तो 17 प्लस 7 विल गिव यू 24। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x is 6, so x plus y is equal to 7. x is 6, y की वैल्यू is 1। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का यूज किया, एनालिसिस किया। सबसे पहले मुझे दिया हुआ था पैरेलल, तो मैंने पैरेलल का यूज किया। परपेंडिकुलर दिया था, मैंने रेक्टेंगल सोचा, रेक्टेंगल से दो इक्वेशंस बनाई कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ही मैंने वो इक्वालिटी पे गया, फिर मैंने पेरीमीटर के भी बनाई, सॉल्व कर लिया एक्स एंड वाई, दैट्स इट। इतना ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब ये बोर्ड पेपर 2012 का है, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी का भी सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। अ बैग इज कंटेनिंग रेड एंड व्हाइट बॉल्स। ओके, एक देखो लिखने का तरीका, एक बैग है, उसके अंदर रेड बॉल्स भी हैं एंड व्हाइट बॉल्स भी हैं, ठीक है। हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू, देखो उसने क्या बोला, हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं करते हो पेपर में, इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक्सीड्स 7 times the number of white balls by 6. How many balls of each color does the bag contain? ठीक है, bag contains red balls and white balls. Let the number of red balls be x and number of white balls be y. Simple, straightforward. ठीक है, so equation पहली बनानी है, half the number of white balls, okay, y by 2 is equal to 1/3 the number of red balls. इक्वेशन पहली बन गई, ठीक है। सो अब मेरे को इसको कैसे यूज करना है, आई डोंट नो। मेरे पास तो सिर्फ ये है, y by 2 is equal to x by 3. व्हाट डू आई नीड? आई डोंट नो अभी तक, मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाई है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। कैसे यूज करेंगे आई डोंट नो। थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 3 टाइम्स टोटल नंबर में रेड भी आएगी व्हाइट भी आएगी, एक्सीड्स, ये अभी भी ज्यादा है, ठीक है। 7 times the number of white balls, 7 times the number of white balls by 6. That's it. अब इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा तभी आंसर निकालेंगे। 3x plus 3y is equal to 7y plus 6.
3x minus 4y is equal to 6. This is equation number 2. ठीक है, फिर से नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं, x बाय 3 इज इक्वल टू y बाय 2. यहां पे क्या आया, 3x माइनस 4y इज 6. यही है. क्या करना चाहिए, मेरे पास x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, राइट. बेस्ट थिंग आई कैन डू, दोनों के निकालना है. x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं 3y बाय 2. ठीक है, ये मैंने यहां पुट कर दी. 3x की जगह मैंने पुट कर दिया 3y बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 6. सो 9y बाय 2 minus 4y is equal to 6. So 9y minus 8y by 2 is equal to 6. So y की वैल्यू क्या आ गई, 12. Once y is 12, मेरे पास क्या है, x is equal to 3y by 2. So x is equal to 3 into 12 by 2. 2 6 12. x की वैल्यू क्या आई, 18. x is 18, y is 12. ठीक है, सो x 18 का मतलब है नंबर ऑफ रेड बॉल्स. अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे. नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 12. ठीक है, ये नहीं लिखा, कटने ही कटने नंबर. ठीक है, हाफ मार्क होता है सिर्फ आंसर लिखने का. नेक्स्ट, अब बोट 2020 का फिर से क्वेश्चन. अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours. Okay. Upstream 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing in still water. Find the speed of stream. ये भी निकालना है. 3 मार्कर क्वेश्चन है यार, सबको निकालना पड़ेगा. So, सबसे पहले let speed of boat. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और स्पीड ऑफ बोट बी एक्स एस बी, एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं स्ट्रीम. ठीक है, मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई. ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं काम करता हूं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए हल्की सी टेढ़ी लाइन बनाता हूं. ये मेरे पास पॉइंट है जो ऊपर है, ये मेरे पास है पॉइंट नीचे है. ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वाटर फ्लोइंग. अब मेरे पास बोट यहां से यहां जा रही है. बोलो, इज इट गोइंग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? भाई वाटर जिस साइड पे फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम. ठीक है, और अगर बोट बी से ए आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम. टेढ़ी बनाओ फिगर, दिखेगा कैसे. अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास स्पीड ऑफ बोट भी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी है. इफ यू आर गोइंग डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ गोइंग डाउनस्ट्रीम एस डी कितना होगा? ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं? स्पीड नीचे जाते टाइम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, खुद सोचो. स्पीड डाउनस्ट्रीम, एस डी में नहीं लिखना चाहिए, इट बिकम्स क्लियर फॉर यू, सो मैं स्पीड डाउनस्ट्रीम लिखता हूं. ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी एक्स प्लस वाई. यहां पे मैं इतना इन डिटेल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अगर ये चीज समझ आ गई, क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, काम ही खत्म हो गया. अब स्पीड अपस्ट्रीम जाने के लिए, अप, ये देखो अप लिखा है. मेरे को एक बात बताओ, मोटर की स्पीड से तो मैं ऊपर चढ़ूंगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नीचे को धक्का मारेगी. यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, तुम देखो ना, अगेंस्ट द विंड तुम भाग रहे हो, साइकिल चला रहे हो, यहां से लेके जा रहे हो, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, तो भी तुम्हारी जान ज्यादा लगती है या कम लगती है? चंडीगढ़ में हो यार तुम लोग. ठीक है, जान ज्यादा लगती है कम लगती है? ज्यादा लगती है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट. अगर अगेंस्ट जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम. इतना तो पता होना चाहिए भाई, स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, तभी तो मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं, नहीं तो जा ही नहीं सकता. राइट, अब ये सबसे पहली चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम. देखो मैंने फिगर टेढ़ी बनाई जानबूझ के, डाउन स्ट्रीम नीचे को दिखाया, वाटर फ्लोइंग की डायरेक्शन दिखाई, डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं स्पीड बढ़ जाएगी, अपस्ट्रीम जा रहा हूं अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूं
तो स्पीड ऑफ गोइंग अपस्ट्रीम कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इतना सही था। ठीक है, नाउ अ मैन कैन रो बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो ये सोचना है, मेरे को स्पीड डाउनस्ट्रीम की दी हुई है, डिस्टेंस उसने बोला कितना है 20 किलोमीटर्स। ठीक है, टाइम कितना बोला उसने, कितना है 2 आवर्स। क्या मैं यहां से इक्वेशन बना सकता हूं? यस। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, टी कितना है 2। मेरे ख्याल से सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। स्पीड अपस्ट्रीम मुझे दी हुई है, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूं तो x माइनस वाई आएगा। डिस्टेंस कितना कवर किया 4 किलोमीटर्स, टाइम कितना दिया मैंने 2 आवर्स। फिर से देखो क्या बना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये नॉट इक्वल टू नहीं है गाइस, इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम, यही आएगा। डिस्टेंस इज 4, स्पीड इज x माइनस वाई एंड टाइम इज 2 आवर्स। ये कैंसिल हो गया, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से सॉल्विंग हो सकती है। x प्लस वाई इज 10 एंड x माइनस वाई इज 2। What should I do? क्या करना चाहिए बोलो? Add it up. So 2x is equal to 12 and x is equal to 6. Right? एक x 6 आ गया, मतलब कि x क्या है? Speed of rowing या speed of boat. मांगा क्या है उसने? बोला क्या? Speed of rowing बोला है, boat नहीं बोला। Speed of rowing कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरे पास 6 आ चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसकी जगह मैंने 6 डाल दिया, तो मेरे ख्याल से आपको सबको पता ही है, मैं तो यहां पे करके दिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। ये है क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दैट्स इट, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, बट स्टेप्स करोगे, हर एक चीज के मार्क्स हैं, और आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि लिखना कैसे है। दैट्स इट, नथिंग इज डिफिकल्ट ओवर हियर, बट लिखना कैसे है वो यहां पे देख लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, बोर्ड 2012 का क्वेश्चन। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कौन से हैं? अनी एंड बिज्जू, डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani. Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. ठीक है, सो देखो अब इसमें स्टेप्स हैं, 2012 का क्वेश्चन है, स्टेप्स हैं, तो हम एक एक स्टेप से चलेंगे। तो लिखना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ Ani is x और बिज्जू क्या लो y। ठीक है, मैंने एज ऑफ Ani एंड बिज्जू x एंड y ले लिया, बट मेरे को उन दोनों का डिफरेंस भी पता है, तो मैंने एक केस लिया जिसमें Ani बड़ा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये केस 1 है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, केस 2 भी बनेगा इसके अंदर, when I can say Biju is elder than Ani, y minus x is equal to 3। दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ जो मैंने फर्स्ट लाइन से करा। ठीक है, धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज Ani। एज, अब मैं लेट तो कर नहीं सकता, एज ऑफ धर्म is equal to twice old as Ani, 2x। सिंपल। ठीक है, एज ऑफ बिजू, सिस्टर कैथी, तो एज ऑफ कैथी निकालना पड़ेगा मेरे को। तो बिजू इज ट्वाइस, तो मतलब कि वो ये y बाय 2 हो गया। ठीक है,
एज सिंपल एज दैट. सो यहां पे उसने बोला कैथी एंड धर्म डिफर बाय, ऑफ कोर्स वहां पे 2 टाइम्स हो रहा है, वहां पे वो कम हो रहा है, तो मैं यहां से एक इक्वेशन लिख सकता हूं, 2x माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 30. इस इक्वेशन को यूज करेंगे, सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. वो 2 को यार उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना छोटे छोटे स्टेप्स नहीं मैं लिखने वाला, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर, एक्चुअली केस 1 तो इक्वेशन 1, केस 2 तो इक्वेशन 2, एंड इसको मैंने ले दिया इक्वेशन नंबर 3. दैट्स इट. ठीक है. अब देखो करें, केस 1 आया मेरे पास. केस 1 क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसी पे ही सॉल्विंग करेंगे. And the second one is 4x minus y is equal to 60. क्या करना चाहिए बोलो? सब्ट्रैक्ट कर दो. ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया. दिस गोज ऑफ, माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू माइनस 57. x की वैल्यू 90. ठीक है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. यहां पे 19 डाल दिया, यहां पे आ गया 3. y को इधर किया, 3 को इधर किया, सो ये नेगेटिव हो जाएगा. दैट विल बिकम 16. x is 19, y is 16. This is the first one. So Annie and Biju, Annie's age, ये नहीं लिखा, कट नहीं कटने हैं नंबर, 19 years. And Biju's age, 16 years. ठीक है. केस 2, ठीक है. केस 2 में क्या आया, अब केस 2 आया y माइनस एक्स इज 3, मतलब कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. और यहां पे आया 4x माइनस वाई इज 60. व्हाट शुड आई डू, एड इट अप. सो ऐड किया जब मैंने यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या आया, 3x इज इक्वल टू 63. x is equal to 21. Once x is 21, minus 21 plus y is equal to 3. y is equal to 24. So Annie's age, कितना बना, 21 years. And Biju's age is 24 years. That's it. ठीक है. 2 आंसर्स आ गए आपके पास, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट, draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. ठीक है. अब ये स्कूल का क्वेश्चन है, माउंट कार्मल 22-23, पिछले साल प्री बोर्ड का क्वेश्चन है. आई वांटेड कि भाई तुम, ये वाला क्वेश्चन कम आता है, तो मेरे को ये था कि भाई ये 9th क्लास से आता है क्वेश्चन, ठीक है, और 10th में भी ये कई बार बोर्ड पेपर में दे देते हैं. सो मेरे को जो बेटर क्वेश्चन मिला मैंने यहां पे ले लिया, बोर्ड में भी सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. So x minus y, ठीक है, इज इक्वल टू -1 लिया. ठीक है. अगर मैंने x को 0 लिया, ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, 1. ठीक है. अगर मैंने x को -1 लिया, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0. ठीक है. मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं. दूसरी जगह 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 था. ठीक है. मैंने इसको ठीक करके लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. x की जगह, ठीक है, x की जगह मैंने 0 ले लिया, x इज 0, सो y इज इक्वल टू 6. x की जगह मैंने 4 ले लिया, y is equal to 0. Right? So, यहां पे आया, ठीक है. So, this is x, this is y. ठीक है. x is 0, y is 1.
x is 0, y is 1. So x is 0, y is 1, something over here. Next, इसके बाद बोला x is -1, y is 0, something here. This is it. So ये आया 0,1 और ये आया -1,0. This is the first one, right? ये अब मैंने यहां पे बनाया है, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है टू गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, 0, -6 ना, आपके पास आया 0, यहां पे मैंने ऐसे लिखा है 0,6 एंड 4,0. सो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट वंस. ठीक है, सो अब मैंने 0,6 लिया. ठीक है, x की जगह 0 डाला, y की जगह 6 डाला, तो 0,6 पे मैंने 0,6 would be somewhere over here and 4,0 would be somewhere over. ये आया 0,6 और यहां पे आया 4,0. राइट, चेक भी कर सकते हो. 4,0. ठीक है, 4 यहां पे डालेंगे, 0 बनेगा ही बनेगा. बाय. ठीक है, सो ये वाला जो पॉइंट है जो आपने अब मार्क किया, वो पॉइंट आएगा 2,3. एंड इसको चेक करना जरूरी होता है. कैसे? 2,3 में मतलब कि मैंने यहां डाला 2, यहां पे डाला 3, क्या 0 बन रहा है? बन रहा है. यहां पे डाला 2, 6 बना, यहां पे डाला 3, 12 बना और ये 0 बन रहा है, बन रहा है. ठीक है, सो मैंने 2,3 जब यहां पे चूज किया, ये मेरे पास पॉइंट बन रहा है. राइट, सो अब उसने इसके बाद भी एक चीज बोली थी, determine the coordinate axis of the vertices of the triangle formed by these lines on x-axis and shade the triangular region. Shade the triangular region किसका? Coordinate axis of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis. Lines और x-axis के बीच में शेडिंग करनी है. ये रही lines, x-axis ये रही, इसके बीच में मेरे पास पॉइंट्स ये रहे. ये गया. ठीक है, this is the shaded region. That's it. ठीक है, next one. Question number 24. The owner of the taxi company decides to run all the taxis on CNG fuel instead of petrol and diesel. ठीक है, CNG पे चलेंगे. The taxi charges in the city comprises of fixed charges, ठीक है, and charges for the distance covered. For a journey of 13 kilometers, the charge paid was 129, and the journey for 22 kilometers, the charge paid was 210. What will a person have to pay for traveling a distance of 32 kilometers? ठीक है, so देखो, जब भी हमने पे करना है टैक्सी वाले को, ठीक है, तो जो चार्जेस होते हैं वो दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसा इसने बोला है. वन इज फिक्स्ड चार्ज. सो लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, कितना है फिक्स्ड चार्ज? x, रुपीज x. एंड चार्ज पर किलोमीटर, वो भी लिख लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर. लेट इट बी रुपीज y. राइट, सो 13 किलोमीटर्स वर कवर्ड. ठीक है, सो 13 किलोमीटर्स मैंने कवर करना है. सो इक्वेशंस कैसी बनेगी? सो फिक्स चार्ज के लिए ऑफ कोर्स आपको एक x अमाउंट तो देना ही पड़ेगा इफ यू हैव कॉल्ड द टैक्सी. देन 13 किलोमीटर्स के लिए आपने y रुपीज दिए, तो 13 into y will give you 129. This is our equation number 1. Next, for 22 kilometers covered, 22 kilometers covered, इसके लिए कितना चार्ज आया मेरे पास? x plus 22y is equal to 210. This is equation number 2. That's it. So इन दोनों को सॉल्व करना है to get x and y, because I have to check for 32 kilometers covered के लिए how much charge was there. कितना चार्ज लगा? x plus 32y. ये मुझे निकालना है. x और y मेरे पास होंगे तभी मैं आंसर निकाल सकता हूं, राइट? सो x plus 13y is equal to 129 and x plus 22y is equal to 210. Subtract किया, this goes off,
ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया। 13 minus 22 will give you minus 9y, and 129 minus 210 will give you 81, वो भी माइनस का 81। सो y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 9। ठीक है, सो x plus 13y will give you 129। सो x कितना दिया हुआ है मुझे वो तो पता नहीं। 13 into 9 that is 117, और यहां पे आ गया 129। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। So the final answer which was needed for 32 kilometers traveled, 32 kilometers traveled, how much I need to pay? कितना पे करना पड़ेगा? x plus 32y. So x की वैल्यू कितनी है? x is 12 plus 32 into 9. So 12 plus 288, which is equal to 300 rupees. Cool. 300 rupees is done. Next, question number 25. The sum of a two-digit number and the number formed by interchanging the digits is 110. Okay. अब sum of two-digit number की बात करिए and formed by interchanging the digits is 110. 10 is subtracted from the first number, then the new number is 4 more than 5 times the sum of digits of the first number. ठीक है, find the first number. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नंबर लिखता हूं, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस। ठीक है, मैंने इसको x लिया और इसको y लिया। ठीक है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110। सो सबसे पहले तो मैंने ओरिजिनल नंबर ये लिखा, दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, सो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, सो इसके बाद बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस। ठीक है, सो अब ये y आ गया, ये x आ गया, इंटरचेंज कर दिया, ये वंस, ये टेंस, सो ये आ गया 10y प्लस 1 इंटू एक्स, दिस इज 10y प्लस x। ठीक है, इन दोनों का सम इट इज गिवन टू बी 110, सो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 110। यही दिया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो भी फर्स्ट लाइन दी है फर्स्ट सिचुएशन से मेरे को ये मिल गया। सो इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बना 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। x प्लस y 11 टाइम्स इज 110, सो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10। x प्लस y मेरे पास आ गया 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। If 10 is subtracted from the first number, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा, फर्स्ट नंबर इज दिस, इसमें से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। If 10 is subtracted from the first number, ठीक है, फर्स्ट नंबर, देन द न्यू नंबर, ठीक है, अब इसने बोला न्यू नंबर इज 4 more than 5 times the sum of digits of the first number। 10 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 5 times the sum of digits में 4 more कर दिया। यही बोला, फिर से रीड करो, 10 is subtracted from the first number, फर्स्ट नंबर मेरे पास था 10x plus y, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया, then the new number is, जो नया नंबर है वो क्या है, 4 more than 5 times the sum of digits of the first number। find the number, so यहां पे बन जाएगा मेरे पास 10x plus y minus 10 is equal to 5x plus 5y plus 4। so मैं इसको इधर लेकर आया, it becomes 5x, और इसको इधर लेके गया, it becomes minus 4y, right? minus 4y is equal to 10 को उधर ले गया, that is 14। this is equation number 2। देखो, पहली सिचुएशन से पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी सिचुएशन से दूसरी इक्वेशन बनाई। ठीक है, जितना ध्यान से आप सिचुएशन को पढ़ोगे उतना इजीली आपका आंसर आएगा।
कूल। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 5x माइनस 4y इज 12, वो मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14, and the next one was x plus y is 10. This is x plus y is 10. क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट? किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट द आंसर? 5 से। सो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14, और यहां पे क्या आ जाएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो सब्ट्रैक्ट किया, दिस गोज ऑफ, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 9y, इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे आ जाएगा 4 एंड यहां पे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है ना, सो 6 आएगा, सॉरी, माइनस 36। सो y की वैल्यू आ जाएगी 9 4 36, y is 4, and you already know x plus y is given to be 10, so x plus 4 is equal to 10, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, राइट? सो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। फाइंड द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर देखो, यहां पे टेंस प्लेस था, यहां पे यूनिट प्लेस था, यहां पे x था, यहां पे y था। आपने नंबर कैसे लिखा था? 10x प्लस y से। x की वैल्यू 6 है तो ये बन गया 60, y की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 4। आंसर इज 64। यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। This question is from board paper 2020. It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. ठीक है, अब 2 pipes हैं और ये रहा मेरा स्विमिंग पूल। This is my swimming pool. ठीक है, there are 2 pipes. ठीक है, and it takes 12 hours to fill the entire swimming pool. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. ठीक है, so there are 2 pipes, एक जिसका डायमीटर बड़ा है एंड एक जिसका डायमीटर थोड़ा सा छोटा है, राइट? दिस इज द फर्स्ट पाइप, दिस इज द सेकंड पाइप। कूल। सो सबसे पहले मुझे यह सोचना है कि इफ ओनली पाइप 1 is used, how much time does it take to fill the entire pool? I don't know. Let us assume, let pipe 1 takes x hours to fill the entire pool. X hours. And what about pipe? This is pipe 1. What about pipe 2? Pipe 2. It takes y hours to fill the pool. ठीक है, इसको लगे y hours, इसको लगे x hours. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन आवर्स में नहीं हो सकता सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा टू फिल द पूल, fill the entire pool. इस पे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सो इन 1 hour, 1 hour, pipe 1, can it fill the entire pool? No. कितना part of the pool can be filled in 1 hour? 1 by x part of the pool. ठीक है, क्योंकि x आवर्स में पूरा पूल फिल हो जाएगा, राइट? और सेम इन 1 hour, पाइप 2 कितना पूल फिल कर देगा? 1 by y. सो टुगेदर इन 1 hour, ठीक है, अभी हम सिर्फ 1 hour की बात कर रहे हैं। इन 1 hour टुगेदर दे कैन फिल, पहली वाली पाइप 1 by x पार्ट ऑफ द पूल भरेगी, दूसरी वाली पाइप 1 by y पार्ट ऑफ द पूल भरेगी, दोनों मिलके 1 by x plus 1 by y part of the pool is filled, right? In 1 hour. So in 12 hours together, कितना पार्ट ऑफ द पूल भरेंगे? 12 times 1 by x plus 1 by y. So पूरा पार्ट ऑफ द पूल भर गया, means our equation is 12 times 1 by x plus 1 by y will fill the entire pool. अब मेरी इक्वेशन स्टेबल है। पूरा पूल भरने में कितना टाइम लगा? 12 आवर्स लगे थे। सो 12 आवर्स में
ये 1 आवर में भरता है, 12 आवर्स में इतना पूल भरेगा, तो फुल 1 पूल भर गया। ठीक है, सो फर्स्ट पाइप ने 1 आवर में कितना पानी भरा था, 1/x। 4 आवर्स में कितना, इंटू 4 टाइम्स। y ने 1/y पार्ट ऑफ द पूल फिल किया था, और 9 आवर्स में 9/y पार्ट ऑफ द पूल फिल्ड। ठीक है, दोनों ने मिलके कितना पार्ट ऑफ द पूल भर दिया, हाफ ऑफ द पूल वॉज फिल्ड। ठीक है, दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। पहली वाली इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, और सेकेंड वाली का उसके बिल्कुल नीचे लिखूंगा 1/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इतना दोनों इक्वेशंस मेरी बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। टू सॉल्व दिस आई हैव टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 1/x सीधा लिखेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस b इज इक्वल टू 1/12, और यहां पे बन गया 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 1/2। टू सॉल्व दिस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 4a प्लस 4b। 4 को 1/12 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 आ जाएगा सीधा। मैं सीधा लिख रहा हूं भाई, 4 इंटू 1/12 आप कर सकते हो। ठीक है, सो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 1/2। सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट किया, जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आया, -5b, और यहां पे सब्ट्रैक्ट किया, सो 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, मैं इसको यहां पे साइड में सॉल्व कर देता हूं, -5b इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 3 2 6 एंड 2 3 6। ठीक है, एलसीएम लिया। ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू -1/6 इंटू 1/-5। b की वैल्यू आ गई 1/30। b इज 1/30, पहला तो हो गया। ठीक है, अभी b आया है, आई हैव टू फाइंड a ऑल्सो। सो a प्लस b इज 1/12, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, a, b की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1/30 इज इक्वल टू 1/12। सो a इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30। एलसीएम इज, मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको, 60 इज द एलसीएम। 12 5 टाइम्स, 30 2 टाइम्स, सो a की वैल्यू आ गई 3/60, which is nothing but 1/20. So a is 1/20. Now I can get a and b together. a आ गया 1/20 and b आ गया 1/30. बट a और b नहीं चाहिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। सो मेरे पास a की वैल्यू थी 1/x विच इज इक्वल टू 1/20। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आवर्स। ठीक है, एंड यहां पे b मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/y, सो 1/30। सो y की वैल्यू आ गई 30 आवर्स। अब ये निकालने के बाद मेरे को एक बारी फिर से रीड करना पड़ेगा, भाई चाहिए क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी थी, एक्स एंड वाई मैंने निकाल लिया है। ये देखो, लार्जर डायमीटर वाली पाइप विल फिल इट इन 20 आवर्स, स्मॉलर डायमीटर यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर लार्जर डायमीटर वाली पाइप, लार्जर डायमीटर पाइप। ठीक है, इट विल टेक लेस टाइम, एंड स्मॉलर diameter pipe. Right? ये दोनों हो गए। Next one. Question number 27. This came in Delhi Public School 22-23. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आया, बट आई थॉट इसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी, सो आई पिक दिस क्वेश्चन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स, ठीक है, टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस।
she takes 4 hours if she travels 60 kilometers by bus and remaining by train. ठीक है, this is the first situation. If she travels 100 kilometers by bus and remaining by train, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. ठीक है, so let speed of, सबसे पहले मैंने ट्रेन निकालना है. Let the speed of train be x and speed of bus be y. ठीक है, सिचुएशन 1. ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा सिचुएशन 1. सिचुएशन 1 में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस. ठीक है, क्योंकि ट्रेन एंड बस की स्पीड मैंने सेपरेटली निकालनी थी. उसने क्या बोला, शी टेक्स 4 आवर्स, ठीक है, टू ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय बस. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज 60 किलोमीटर्स. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ था, मेरे को लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज 300 kilometers. So distance covered by train would be 300 minus 60, that is 240 kilometers. ये आया distance covered by train. Now the equation can be formulated. ठीक है, अब मेरे को टाइम में इक्वेशन बनानी है. सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन विल गिव यू टाइम. Distance covered by bus by speed of bus will again give you time. Total time. So, distance covered by train was 240. Speed of train was x. Distance covered by bus was 60. Speed of bus was y. And total time was 4 hours. Right? So, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो पहले मैंने 60 निकाल लिया. ठीक है, 6 4 24, सो 4 बाई एक्स बन गया यहां पे, प्लस 1 बाय वाई, दैट इज नथिंग बट 4. ठीक है, सो मैंने सिंपल 4 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा सीधा, मैं लिख रहा हूं 1 बाय 15. इसको काट सकते हैं यार. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. व्हाट अबाउट सिचुएशन 2, ये भी लिखना पड़ेगा. I have to write situation number 2. ठीक है, so situation 2 में distance covered by train and distance covered by bus फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को. So distance covered by bus was given to be 100 kilometers. So distance covered by train, total में से मैंने बस का डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो distance covered by train was 200 kilometers. Again, same, distance covered by train by speed of train. Distance covered by bus, speed of bus. दोनों से मेरे को टाइम मिल रहा है, यहां से आया मेरे पास टोटल टाइम. ठीक है, यहां पे 200, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, यहां पे आया 100, स्पीड ऑफ बस इज y, which is nothing but 4 plus 10 minutes, 10 by 60, that comes out to be 6 4 24, 25 by 6. ठीक है, मेरे को कॉमन निकालने के लिए द बेस्ट इज 100 कॉमन लिया, मेरे पास आया 2 by x plus 1 by y is nothing but 25 by 6. 25 goes 4 times, so 2 by x plus 1 by y is equal to 1 by 24. Right? मेरे पास दो इक्वेशंस है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 इज ओवर हियर. सो मैं दोनों को साइमल्टेनियस पहले लिखूंगा, फिर ही तो देखेंगे करना क्या है. 5 मार्कर्स के क्वेश्चन है, बड़े बड़े. 4 by x plus 1 by y is equal to, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, 1 by 15. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2? 2 by x plus 1 by y is equal to 1 by 24. Again, सीधा सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट द बेस्ट मेथड इज, यहां पे बोर्ड चाहता है कि आप अपना मेथड यूज करो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो पुट
1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. So simple है, 4a plus b is equal to 1 by 15 and 2a plus b is equal to 1 by 24. The best thing is subtract it. यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी. This goes off directly. ठीक है, आपके पास 2a की वैल्यू आ जाएगी 1 by 15 minus 1 by 24. राइट? ठीक है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, सो अब 24 and 15, आई थिंक एलसीएम इज 120. ओ सो सॉरी, यहां पे 2a लिखना जरूरी है. 15 कितने टाइम्स पे जाएगा? 8 टाइम्स पे. 24 कितने टाइम्स पे जाएगा? 5 टाइम्स पे. सो a की वैल्यू क्या आएगी? 3 by 120 into 1 by 2. 3 4s are 12. So a becomes 1 by 80. a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 by 80. ठीक है, सो अब मैं निकालूंगा b. अब b कैसे निकलेगा? मेरे पास इक्वेशन है 2a plus b या 4a plus b is equal to 1 by 15. ठीक है, इसमें मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 by 80. तो ये आ जाएगा 4 by 80 plus b is equal to 1 by 15. 4 2 is 8, 1 by 20 आ गया. b is equal to 1 by 15 minus 1 by 20. LCM क्या होना चाहिए? I think 60. 15 4 times, 20 3 times, b की वैल्यू आ गई 1 by 60. ठीक है, अब फिर से देखो, a is 1 by 80 दिया हुआ है and b is 1 by 60. ये भी मिल गया मेरे को. ठीक है, अब a में मैंने सब्स्टिट्यूट किया था 1 by x का यूज किया था. सो x is equal to 80. ठीक है, x है क्या? यहां देखो, x दिया हुआ है मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन. तो मैं यहां पे लिखूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड यहां पे मैंने 1 by y लिया हुआ था b के लिए 1 by 60. सो y की वैल्यू आ गई 60. y है क्या? Speed of bus, which is 60 kilometers per hour. These are all 5 markers. देखो, वीडियो को स्टॉप करो एंड चेक करो कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है एंड यूज इट वेल टू गेट द आंसर. 5 मार्कर्स हैं सारे के सारे, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 28. अब दिस केम इन बोर्ड पेपर 2012. A motorboat can travel 30 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 7 hours. Okay. Upstream, downstream in 7 hours. It can travel 21 kilometers upstream and return, मतलब कि फिर से 21 kilometers back in 5 hours. Find the speed of boat in still water. Okay. Speed of boat निकालनी है in still water and speed of stream भी निकालनी है. ठीक है, सो जो चीज निकालनी है उसी को एज्यूम करेंगे. लेट स्पीड ऑफ बोट बी x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y. राइट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात करी है. अगेन देखो, थिंकिंग होनी चाहिए. मैं स्ट्रीम यहां पे बना रहा हूं, देखो हल्की सी टेढ़ी बनाऊंगा. दिस इज a, दिस इज b. जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम नहीं है आपका. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मैंने डाउनहिल लिया है तो इस डायरेक्शन में वाटर वुड फ्लो. हल्का सा टेढ़ा ही बनाया है सो दैट मेरे को पता चले भी वाटर इस साइड में फ्लो कर रहा है. अगर मैं बोट को यहां से यहां लेके जाऊंगा, दिस विल बी डाउनस्ट्रीम. ठीक है, और अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगा, दिस विल बी अपस्ट्रीम. ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो. इफ आई एम गोइंग विद द फ्लो, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा?
एड इट अप, बढ़ जाएगी स्पीड, अपनी बोट की स्पीड भी प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी. इफ आई एम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो तो स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में कम हो जाएगी, x माइनस वाई. ऑफ कोर्स बोट की स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए स्ट्रीम से, तभी तो मैं अगेंस्ट भी जा सकता हूं, नहीं तो जा ही नहीं सकता. सो नाउ 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. ठीक है. सो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम इज 7 आवर्स. सिंपल है. सो टाइम कैसे आता है, distance of upstream by speed of upstream, distance of downstream by speed of downstream is 7 hours. Speed of मतलब कि पहले distance of upstream मुझे दिया हुआ था 30, speed of upstream x minus y, distance of downstream 28 by speed of downstream मेरे पास x plus y which is equal to 7. फर्स्ट पार्ट. ठीक है. इसके बाद एक इक्वेशन और बनेगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन और बनेगी कैसे, फिर से मैं पहले अपस्ट्रीम गया फिर मैं डाउनस्ट्रीम आया, तो टाइम दोनों में ही लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में भी डाउनस्ट्रीम जाने में भी. एंड अब मेरे को टाइम लगा 5 आवर्स. सो फिर से डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम बाय स्पीड while going upstream, distance covered while I was going downstream, so speed while I was going downstream. So distance covered while going upstream, that is 21. Speed while going upstream was x minus y. Distance while going downstream is 21. And distance, मैंने दे दिया तो speed downstream x plus y, which is equal to 5. This is equation number 2. अब इन दोनों equations को solve करना है to get the answer. ठीक है. So मैं यहां पे पहले इक्वेशंस लिखूंगा कि मेरे को पता तो चले मेरे को करना क्या है. 30 बाय x माइनस वाई, 28 बाय x प्लस वाई, it will take 7 hours. Same way, 21 by x minus y, and it was returning, right? So returning के लिए मैंने same 21 का ही यूज किया, x plus y, which is equal to 5. Right? So, फिर से मेरे ख्याल से the easiest thing is use the method of substitution. ठीक है. Put x minus y, और वो भी 1 by x minus y as a and 1 by x plus y as b. New equations बन गई आपके पास. 30 by a plus 28 by b, 28 into b is equal to 7. 21a 21b is equal to 5. Cool. अब क्या करना चाहिए मुझे, to solve this equation eliminate करना पड़ेगा. ठीक है. Substitution will be tougher. Substitute मैं कर चुका हूं, right? So मैं पहली वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरी वाली इक्वेशन को 10 से. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 210 a प्लस 28 into 7, that will be 196 b is equal to 7 7 49. यहां पे आया 210 a प्लस 210 b is equal to 50. राइट. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दिस गोज ऑफ, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया. 196 and 210, gap is 14, so minus 14b is equal to minus 1, right? b is equal to 1 by 14. ठीक है. बाद में निकाल लेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा. अब मेरे पास साथ में मेरे पास क्या बचा हुआ है, 21a प्लस 21b is equal to 5. इजियर इक्वेशन को चूज कर रहा हूं मैं. सो a की वैल्यू निकालनी है, 21a प्लस 21 into 1 by 14 equal to 5. So 7 2 times, 7 3 times. 21a, 5 minus 3 by 2, that is nothing but 10 minus 3, that is 7 by 2, 21a. So a की वैल्यू क्या आ गई, 7 by 2 into 21,
7 3 times 21, सो ए की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, ए इज 1/6। सो अब सबसे पहले मैंने ए एंड बी दोनों का यूज करना है। ए इज 1/6 दिया हुआ है मुझे, और बी मुझे 1/14 दिया हुआ है। कूल। सो ए मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करी थी, यहां पे यूज करी थी, ये देखो, ए 1/x माइनस वाई, और बी के लिए मैंने क्या यूज किया था, 1/x प्लस वाई। स्टिल इट इज नॉट सॉल्व्ड। मेरे पास फिर से दो इक्वेशन बनी, x माइनस वाई 6 के बराबर है, x प्लस वाई 14 के बराबर है। So these are the easy ones. मैं सिंपल सॉल्व कर लूंगा यहां पे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई is equal to 14. The best thing is to add it up. This goes off. 2x is equal to 14 plus 6, that is 20. X is 10. So x plus y is 14. X is 10 plus y is equal to 14. Y is equal to 14 minus 10, that is 4. ठीक है, सो x एंड y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास। x था क्या, x इज स्पीड ऑफ द बोट। सो स्पीड ऑफ बोट मुझे दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स पर आवर। लिखना जरूरी है, इसका भी हाफ मार्क होता है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29. अब दिस केम इन बोर्ड 2012, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ये अब खुद एक बार ट्राई करो, स्टॉप द वीडियो एंड चेक इट अगेन। एंड मैं कर रहा हूं यहां पे सॉल्विंग। अब फिर से, द बोट कवर्स 32 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. It covers 40 kilometers upstream and 48 kilometers downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and speed of stream. ठीक है, so let speed of boat be 30, speed of boat be x kilometers per hour and speed of stream be y kilometers per hour. ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अगेन किसी ने पिछले क्वेश्चन में नहीं समझा, ये रही मेरी स्ट्रीम, इट इज गोइंग डाउन। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, हल्का सा मैंने टेढ़ा बनाया है। सो दिस इज वाटर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर ए से बोट चलती है, इफ इट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, सो यही वाला होगा डाउन। और यहां से अगर बोट ए की तरफ जाती है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, दिस इज गोइंग अपस्ट्रीम। कूल। सो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इफ दिस बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ गोइंग अपस्ट्रीम वुड बी लेसर, x minus y. If it is going downstream, स्पीड ऑफ बोट विल इंक्रीज, दोनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई। पिछले क्वेश्चन भी हमने ऐसे सीखा था, ये वाले क्वेश्चन में भी आप यहां पे देख सकते हो, एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours. So time while going upstream, time while going downstream, total time is 7 hours. So distance while going upstream, speed while going upstream. So distance while going downstream, speed while going downstream. Because यही time दे रहा है आपको, right? So distance आपके पास 32 है, अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई चाहिए, और यहां पे डिस्टेंस है 36, और यहां पे आ गया x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आपको 9 आवर्स लगते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कवर करने में, सो टाइम व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड टाइम टू कम डाउनस्ट्रीम, पहले अपस्ट्रीम गया फिर नीचे आया डाउनस्ट्रीम, एंड टोटल टाइम टेकन वाज 9 आवर्स। सो डिस्टेंस covered while going upstream and speed while going upstream. Distance
while going downstream and speed while going downstream is 9 hours. Upstream के लिए how much distance I covered? 40. And upstream के लिए speed was less x minus y. Distance while covering upstream, that is 48. Distance के साथ speed भी लिखनी पड़ेगी, तो x plus y which is equal to 9. So this is equation number 2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू गेट द आंसर. सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले लिख तो लूं. कैसी बनी इक्वेशंस? 32, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, साइमल्टेनियस लिखना पड़ेगा तभी तो मैं सोचूंगा कि करना क्या है. 32 बाय x माइनस y एंड 36 बाय x प्लस y which will give you 7. 40 by x minus y plus 48 by x plus y, that will give you 9. राइट. सो अब बोलो क्या करना चाहिए. एक जगह पे x माइनस वाई, दूसरी जगह पे x प्लस वाई, वो भी 1 बाय. सो पुट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू a. 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू b. ठीक है, ये यूज किया मैंने. सो मेरे पास इक्वेशंस अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं. 32a plus 36b is equal to 7, and the second one is 40a plus 48b is equal to 9. ठीक है. सो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से. ठीक है. और सेकेंड इक्वेशन को मैं 4 से, बिकॉज दोनों तरफ मैं 160 बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है. सो 32 into 5 will become 160a, and 36 into 5 will become 180b is equal to 7 5s are 35. 40 into 4 is 160, quite straightforward. 48 into 4 will give you 192b. 9 4s are 36, and of course I will subtract. This goes off, this will be subtracted. Subtract किया, minus 12b is equal to minus 1. b की वैल्यू आ गई 1 by 12. मैंने सीधा लिख दिया. b अगर 1 by 12 आ गया है, so I will use that. यहां पे लिख लिया मैंने 32a. राइट. 32 भी यूज कर सकता हूं, 40 वाला भी यूज कर सकता हूं. नॉट अ डिफिकल्ट वन. सो बेटर वन इज 40 वाला यूज करते हैं. इट बिकम्स इजियर फॉर मी. 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9. सो 40a, ये तो मेरे को निकालना है. 48 इंटू 1 बाई 12 इज इक्वल टू 9. 12 4s are 48. 40. So 9 minus 4, that is 5. So a की वैल्यू क्या आ गई? 5 by 40. a is equal to 1 by 8. ठीक है, a is 1 by 8. So a क्या आ गया? a. So a और b दोनों यहां पे हैं. a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी थी. क्या सब्स्टिट्यूट करी थी? 1 by a. चेक करो चेक करो चेक. ना, यहीं पर ही लिखा हुआ है 1 by x minus y, which is 1 by 8. So मैं यहां से लिख सकता हूं x minus y is 8. This is equation number 3. And b के लिए मैंने क्या पुट किया था? x plus y. ठीक है, वो भी 1 by, ठीक है, 1 by 12 के बराबर है. So x plus y की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली? 12. That is equation number 4. Still it has to be solved to get the answer. So x plus y is 12 and x minus y is 8, जैसा कि मैंने देखा. ठीक है, अभी भी दो इक्वेशन है, अभी भी साइमल्टेनियसली है टू गेट द आंसर. सो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, दिस गोज ऑफ. सो यहां पे आ जाएगा 2x. होल्ड ऑन. सो मैंने सिंपल वहां पे, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, दिस गोज ऑफ, दिस बिकम्स 2x and 12 and 8 becomes 20. x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 10. तो यहां पे मैंने लिख लिया x plus y is equal to 12. So x की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी है. y मेरे पास अब आ गया, y is equal to 2. So x क्या था? Speed of boat, which is 10 kilometers per hour, and speed of stream, that is
kilometers per hour. Done. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब देखते जाओ, इस क्वेश्चन डबल देने का यही था, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ डबल देने का यही था. ध्यान से देखो, 5 मार्कर कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, कितना कुछ लिखना पड़ता है टू गेट द आंसर. राइट. क्वेश्चन नंबर 30. Now, in question number 30, this is taken from board 2013. Board paper में आया था ये question. So we will read it absolutely what is given in the question. पूरा ध्यान से पढ़ेंगे and we'll do it. A cyclist, after riding a certain distance, stopped for half an hour, ठीक है, to repair his bicycle. After which he completes the whole journey of 30 kilometers at half the speed in 5 hours. Total time taken was 5 hours. पहले वाली स्पीड कुछ होगी और दूसरे वाली जो स्पीड है आफ्टर द ब्रेकडाउन, द स्पीड was reduced to half of the speed. This is what was situation number 1, right? If the breakdown had occurred 10 kilometers further off, ठीक है, जो ओरिजिनल था डिस्टेंस उससे 10 किलोमीटर आगे ब्रेकडाउन हुआ होता, then it would have taken the whole journey to be 4 hours. ठीक है, 5 hours की बजाय 4 hours लगते हैं. Find where the breakdown occurred. सबसे पहली चीज, कहां पे ब्रेकडाउन अकर हुआ, and the original speed. ठीक है. So now let the breakdown ठीक है, ब्रेकडाउन अकर एट x किलोमीटर्स. मेरे को नहीं पता, सो आई हैव टू टेक इट एज x किलोमीटर्स. ठीक है. सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा फिर? रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वाज 30, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 30 माइनस x किलोमीटर्स. राइट. नाउ ओरिजिनल स्पीड भी मुझे निकालनी है. लेट द ओरिजिनल स्पीड be y kilometers per hour. Right? So now situation 1 and situation 2 के हिसाब से अब हम क्वेश्चंस करेंगे. एक ही फॉर्मूला का यूज करना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, चाहे मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊं या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाऊं, या फिर what I'm going to use is distance is equal, now time is equal to distance upon speed. Anyway, however I find it easier, मैं वो यूज करूंगा. I've circled it. मैं टाइम का यूज करूंगा to get the answer because total time taken was 5 hours. ठीक है. So first situation, अगर ब्रेकडाउन अकर हुआ x किलोमीटर्स पे, so distance covered is x, original speed was y, right? So x by y plus, यहां पे मेरे पास टाइम आया डिस्टेंस बाय स्पीड से. ठीक है. एंड उसके बाद जो डिस्टेंस बचा दैट वाज 30 माइनस एक्स, फिर से डिस्टेंस. अब स्पीड y थी, नाउ द स्पीड वाज रिड्यूस्ड टू हाफ द स्पीड जो दिया हुआ है y बाय 2. ठीक है. प्लस हाफ एन आवर विच वाज used to repair the bicycle. Half an hour used to repair the bicycle. फिर से एक बार रीड करना पड़ेगा to get the answer. The total time taken was 5 hours. This is your equation number 1. अभी इसको ठीक करके लिखेंगे तभी equation number 1 हमारी निकलेगी. Right? Situation 1. What about situation number 2? If the breakdown would have occurred 10 kilometers further off, after 10 kilometers, पहले x था, now x plus 10 kilometers तक breakdown occur नहीं हुआ, तो speed would have been y. एंड जो ओरिजिनल था 30 माइनस डिस्टेंस विच वॉज कवर्ड बिफोर द ब्रेकडाउन वॉज x प्लस 10 नाउ, तो 30 माइनस x प्लस 10 ब्रैकेट लगेगी डिवाइडेड बाय, नाउ द स्पीड वॉज रिड्यूस्ड अगेन टू हाफ द स्पीड, प्लस 30 मिनट्स, तो फिर भी यार वो जो हाफ एन आवर है हमारा, ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा, इज इक्वल टू 4. ठीक है. टोटल होल जर्नी बोला है, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, होल जर्नी बोला है, that is 4 hours. ठीक है. Now I have to correct these equations. करें ठीक से इसको. पहली सिचुएशन में x by y प्लस ये y by 2 है तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 30 माइनस x by y इज इक्वल टू, ये हाफ इधर चला गया,
5 माइनस 1/2 दैट इज 4.5 और 9/2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए वो लिखना, ठीक है। नाउ आई शुड टेक द एलसीएम, यहां पे y ले लिया एलसीएम, x प्लस 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही चलेंगी नेक्स्ट पेज पे भी। सो मेरे पास क्या आया ऊपर, 60 माइनस एक्स बाय वाई, 60 माइनस एक्स बाय वाई is equal to 60 minus x by y is equal to 9/2, right? Now I have to cross multiply, so 2 times 60 minus x is equal to 9y. So 120 minus 2x is equal to 9y, so 120 is equal to 2x plus 9y. This is your equation number 1. ऐसे ही सिचुएशन 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। ये 2 ऊपर जाने से पहले x प्लस 10/y, पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। सो 30 माइनस एक्स माइनस 10/y/2, और ये 1/2 इधर चला गया। सो 4 माइनस हाफ दैट इज 3.5, नथिंग बट 7/2, ठीक है। सो x प्लस 10/y प्लस ये आ गया 30 माइनस 10 दैट इज 20 माइनस x बाय y/2 इज इक्वल टू 7/2, राइट। सो ये y/2 है, ये ऊपर चला जाएगा। ऑफ कोर्स 2 ऊपर मैं स्किप कर दूंगा, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x प्लस 10 बाय y, नेक्स्ट पेज पे आ गए ना हम लोग, सिचुएशन 2 चल रही है ऑन द राइट हैंड साइड। सो 2 ऊपर चला गया, 2 टाइम्स 20 माइनस x बाय y इज इक्वल टू 7/2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया। सो x प्लस 10 प्लस 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 7/2। ये आ गया मेरे पास 50 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 7/2। सो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यहां पे आ गया 50 माइनस एक्स और यहां पे आ गया 7y। दिस बिकम्स 100 माइनस 2x इक्वल टू 7y। सो 100 is equal to 2x plus 7y. This is equation number 2. So now I have to get x and y. जब तक x and y नहीं आएंगे तब तक मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, राइट। सो मेरे को यहां पे डिस्टेंस नहीं, मेरे को x and y निकालना है। डिस्टेंस क्यों निकालना है, डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ फाइंड बोला है भाई, ब्रेकडाउन कहां पे है, x निकालना है मेरे को, और दूसरी ओरिजिनल स्पीड y निकालना है मेरे को, डिस्टेंस नहीं निकालना है इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ solving these equation 1 and 2, I'll move on to the next page. Equation 1 and equation number 2, पहले इसको लिखो ध्यान से, तभी तो हम चेक करेंगे भाई कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की नहीं जरूरत है। 2x plus 9y is equal to 120. This is equation number 1. Can you check it? 2x plus 9y is equal to 120 and यहां पे आ गया 2x plus 7y is equal to 100. जैसे जब तक आप ये लिखोगे नहीं ना तब तक गलती होने का चांस रहेगा। अब गलती होने का चांस नहीं है। व्हाट शुड आई डू, शुड आई ऐड देम और शुड आई सबट्रैक्ट देम? बेस्ट वे इज टू सबट्रैक्ट देम। एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे भी साइन चेंज होगा, यहां पे भी साइन चेंज होगा, यहां पे आ गया आपके पास 2y और यहां पे आ गया आपके पास 20। y इज इक्वल टू 10, y 10 आया, ओरिजिनल स्पीड आ चुकी है, ओरिजिनल स्पीड लिखना पड़ेगा। इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन, 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो नाउ आई विल सॉल्व दिस एज वेल। 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 120। y की वैल्यू मैं 10 डालूंगा, 2x प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। 2x की वैल्यू क्या आई, 120 माइनस 90, डायरेक्टली लिख दिया यार, इतना तो कर ही सकते हो। सो 2x इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 30, सॉरी गाइस। सो 30, x इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो x इज 15, ब्रेक डाउन occurred at
15 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हुआ क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से देखो, 1/2 हैज टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि उसने एक ही चीज बोली, होल जर्नी के लिए लगा। होल जर्नी में भाई आधा घंटा जो आपने रुक के ठीक करी साइकिल, वो भी तो लोगे। ये थोड़ा ना उसको स्किप कर दोगे, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं कंसिडर करना। क्यों नहीं कंसिडर करना इसको? ठीक है, ध्यान से, उतने ही ध्यान से क्वेश्चन करना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोर्ड पेपर 2012 का है। दिल्ली इसलिए लिखा हुआ है, ये दिल्ली का जो पेपर अलग से बनता था, ऑल इंडिया का पहले अलग बनता था, दिल्ली का अलग बनता था। अब तो रीजन्स के हिसाब से बनता है, 6 रीजन्स आर देयर इन इंडिया, राइट? सो दिल्ली का पेपर अलग बनता था, तो उसका बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर किया होगा, आई डोंट नो, ले लेंगे कुछ। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 2 आवर्स लेस लगते भाई। ठीक है, if the train would have been slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Distance निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक निकाल लेते हैं भाई, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। शेड्यूल में कुछ डिस्टेंस है, आई डोंट नो द डिस्टेंस, डी, वो निकालना है, डी तो लेना ही पड़ेगा। वन इज द स्पीड, स्पीड कितनी है ओरिजिनल, आई डोंट नो, ऐसे ही लेना पड़ेगा। एंड टाइम कितना है ओरिजिनल, टी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल के हिसाब से है। तो बेसिक इक्वेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में यूज करूंगा, एस इनटू टी, डायरेक्टली लिख सकते हो एस इनटू टी। ठीक है, सो नाउ अब उसने बोला कि भाई डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है सिचुएशन 1 के हिसाब से, यहां पे लिख लेते हैं सिचुएशन 1, डिस्टेंस इज डी, वो तो मेरे पास है। स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, एस प्लस 10 हो गया भाई, स्पीड एस की बजाय एस प्लस 10 होगी। टाइम कितना लगता, 2 आवर्स लेस। ठीक है, सो यहां से भी तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ऑफ कोर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो मेरी बढ़ गई, टाइम जो मेरा कम हो गया, डिस्टेंस तो भाई सेम ही कवर करना है, राइट? नेक्स्ट सिचुएशन 2, ये आ गई हमारी सिचुएशन नंबर 2। अब इसके अंदर भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई। स्पीड हमने 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दी, तो टाइम क्या बढ़ गया मेरा, टू कवर दैट सेम डिस्टेंस, टाइम बढ़ गया। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो लेस थी, स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो सेम ही है भाई, टी प्लस 3, राइट? अब इससे मेरे को इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, इसको मैं सेकंड लिख लेता हूं, इसको मैं थर्ड लिख लेता हूं। ठीक है, सो इक्वेशंस मैंने जो जनरल फॉर्मुलेट करी थी, 1 एंड 2 का यूज करूंगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, सेकेंड वाली भी लिख लेते हैं अभी, एस प्लस 10 एंड टी माइनस 2, राइट? डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, सो मैं सिंपल लिख लेता हूं, डी को एलिमिनेट करते हुए, एस टी इज इक्वल टू एस प्लस 10 इंटू टी माइनस 2। कूल, सो एस टी यहां पे आया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खोलते हैं। एस टी, पहले एस को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एस टी से भी करेंगे, माइनस 2 एस भी करेंगे, फिर 10 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 टी भी करेंगे, माइनस 20 भी करेंगे। एस टी से एस टी कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया मेरे पास 2s माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20। 2 को कॉमन निकाला जा सकता है इजीली, इजी बनाओ भाई अपना लाइफ को, और यहां पे आ गया माइनस 20, सो 2 10 टाइम्स जाएगा, सो s माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब खुद सोचो, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपने बनाया, इक्वेशन 2 एंड 3 का यूज करूं, यार मुश्किल नहीं बन जाएगी इक्वेशन? मैं काम करता हूं ना, 1 एंड 3 से भी तो बना सकता हूं, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, 1 एंड 3 से बनाऊंगा, इट बिकम्स इजियर फॉर मी। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही कहती है एस टी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, अब कम कर दी, एस माइनस टी, एस माइनस कितने कम करिए, एस माइनस 10, एंड टाइम बढ़ गया टी प्लस 3। कूल, सो
डिस्टेंस को एलिमिनेट करते हुए हमने इक्वेशन बना दी एस टी इज इक्वल टू एस माइनस 10 इंटू टी प्लस 3। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि भाई आप इक्वेशन सोच के बना कैसे रहे हो। ठीक है, सो एस टी इज इक्वल टू, एस को पहले पूरे से मल्टीप्लाई किया, एस टी प्लस 3s, फिर 10 को पूरे से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10t माइनस 30। ठीक है, एस टी गेट्स कैंसल्ड, माइनस 3s प्लस 10t, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 30। कूल। सो व्हाट शुड आई डू? मेरे ख्याल से द इजीएस्ट वन इज, इसी को इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। हाउ शुड वी डू इट? वो इक्वेशन 2 क्यों, ये इक्वेशन नंबर 4 के बाद ही हो जाएगी, 5, सॉरी गाइस, हमारी 2 तो कुछ और इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। ठीक है, सो अब 4 एंड 5 को यूज करके वी विल सॉल्व इट। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 लिखना पड़ेगा। 5 मार्कर क्वेश्चन है, हर एक के मार्क्स होते हैं। s माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10, s माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, एंड माइनस 3s प्लस 10t, माइनस 3s प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30। कूल। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मैं इस वाले को इजीली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, सो क्या बन जाएगा, 2s माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 3s, ठीक है, और s ये वाला लिख रहा था मैं, प्लस 10t इज इक्वल टू माइनस 30। एलिमिनेट हो सकता है t, कैसे करोगे एलिमिनेट? ये माइनस 10t है, ये प्लस 10t है, बेस्ट इज एड दम अप। ठीक है, ऐड किया तो यहां से आया माइनस s, ये तो कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड किया, माइनस 50, s की वैल्यू आ गई 50। मेरे को तो डिस्टेंस निकालना है, s निकाल लिया मैंने 50। ठीक है, नाउ s अगर 50 आ गया, s माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10, s माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस, अरे यार s ही तो था, s को ही लिखना है, 50 लिखो यार यहां पे s की बजाय। ठीक है, 50 माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 10, सो माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 60 आ जाएगा यहां पे। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 60 बाय माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, 5 12 टाइम्स आएगा, t इज इक्वल टू 12। मेरे पास t 12 भी आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस। ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 याद करो, क्या थी इक्वेशन नंबर 1? देखो पीछे जाके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस ही मुझे निकालना है, स्पीड मुझे दी हुई है 50 इंटू 12, 50 10 से 500 होता है, तो मींस ये सीधा आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स। ठीक है, ये मार्क कर दिया, और इसको मार्क कर सकते हो, दिस इज द डिस्टेंस जो मांगा था। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, स्टॉप करके वीडियो, कि भाई कैसे करना था इस क्वेश्चन को, पूरे ध्यान से यहां पे काम होना चाहिए। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक और तैयार करके रखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 32, और अच्छे से तैयार होगा। ये बोर्ड पेपर 2012 मींस ये दिल्ली का नहीं है, ये ऑल इंडिया वाला पेपर था। सिमिलर क्वेश्चन आया दोनों में। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में सेम क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकते हैं, उतने ही ध्यान से करेंगे। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 12 kilometers per hour faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. If the train would have been slower by 6 kilometers per hour, then it would have taken 2 hours more. Similar question, find the distance covered by the train. मैं चाहता था अगर पहला किसी का नहीं निकला तो अब वाला निकल जाए। ठीक है, तभी 2 क्वेश्चन दिए हैं और ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से हम सिमिलर वे में करेंगे। पहले हम शेड्यूल टाइम के हिसाब से ही चलेंगे। तो शेड्यूल क्या कहता है, थोड़ा सा तेज करेंगे इसको। शेड्यूल कहता है भाई डिस्टेंस मुझे नहीं दिया हुआ जो मुझे निकालना है, स्पीड मुझे ओरिजिनल नहीं दी हुई, एस रहेगी, एंड ओरिजिनल टाइम भी मुझे नहीं दिया हुआ, वो टी रहेगा। एंड हम बेसिक फिजिक्स यूज करेंगे यहां पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एस टी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, एस इनटू टी ही तो है ये। फिर से हम सिचुएशन 1 का यूज करेंगे, दिस इज सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, सिचुएशन 1 क्या कहती है, भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा।
अगर मेरी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो s प्लस 12 लिखता, टाइम मेरा 3 आवर्स कम लगता. सो नाउ द इक्वेशन वुड हैव बिकम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो अब बढ़ गई है, टाइम जो अब कम हो गया है, एंड द डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. भाई डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है ना, वो वैसे का वैसे ही रहा. ठीक है. सो नाउ सिचुएशन नंबर 2, ये रहा सिचुएशन नंबर 2. ध्यान से लिखना है, गलती नहीं हो सकती. डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड अब मैंने कम कर दी है, स्लोअर है, s-6 लिखूंगा. ठीक है. और टाइम ऑफ कोर्स मेरा बढ़ जाएगा. भाई डिस्टेंस, स्पीड कम होगी या डिस्टेंस सेम है तो भाई टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो स्लोअर है, टाइम जो अब बढ़ गया है. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया. नाउ आई विल फॉर्मुलेट द इक्वेशन यूजिंग 1 एंड 2. नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इससे हम इक्वेशन बनाएंगे. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, s प्लस 12 जो बढ़ चुकी है, टाइम जो अब कम हो चुका है, t माइनस 3. सो सिंपल लिख सकते हैं, d को एलिमिनेट करते हुए st इज इक्वल टू s प्लस 12 इंटू टी माइनस 3. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खोलो भाई इसको ठीक से. st इज इक्वल टू, s को पूरे से मल्टीप्लाई किया, st माइनस 3s प्लस 12t माइनस 36. st से st कैंसल, और यहां पे आ गया 3s माइनस 12t इज इक्वल टू माइनस 36. 3 कॉमन लिया, s माइनस 3 4 से 12, 4t इज इक्वल टू माइनस 36. सो 3 कैंसिल करेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो s माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 12. ठीक है. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आया. नाउ द नेक्स्ट वन. ठीक है. इसको इक्वेशन भी लिख लो यार, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बन गई है आपके पास. इक्वेशन नंबर 4. अब फिर से देखो ऊपर, 2 एंड 3 का यूज करूं या 1 एंड 3 का यूज करूं, यू नो बेटर नाउ. 1 एंड 3 का यूज करेंगे, राइट. सो अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो अब स्लोअर है मेरी, एंड टाइम जो अब मेरा बढ़ गया है, t प्लस 2. इट टेक्स 2 आवर्स मोर. देखो यहां पे ये दिया हुआ है. सो d को एलिमिनेट करते हुए st लिखेंगे, और s माइनस 6 इंटू टी प्लस 2. ठीक है. सो st यहां पे, s को मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, st प्लस 2s माइनस 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, 6t माइनस 12. st से st कैंसल, माइनस 2s प्लस 6t इज इक्वल टू माइनस 12. राइट, यही बना. सो अब क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, 2 को कॉमन लिया जा सकता है यहां से. माइनस s प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस 12. राइट, 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12 माइनस एस टी प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस 6. कूल. सो मेरी दूसरी इक्वेशन अब तैयार हो चुकी है, माइनस एस प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. सो अब क्या करना चाहिए मुझे, मेरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देना चाहिए. इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 लिखें इसको ध्यान से. s माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 12. ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. डन. सो अब मैं क्या करूंगा, यहां से सॉरी, माइनस एस प्लस 3t, 3t आएगा, 2 3 6 ही होता है, एंड 2 6 12. सो माइनस एस प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस 6. ठीक है. व्हाट शुड आई डू, बेस्ट थिंग इज एड देम अप. दिख रहा है हमें, सो ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस टी, और t की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस 18.
ठीक है, t is minus 18, minus t is minus 18, so t is 18. This is what I need. So s minus 4t is equal to minus 12. ठीक है, so s minus 4 into 18 is equal to minus 12. ठीक है, so s minus 8 fours are 32, 3 times, and 4 ones are 4 and 3 72 is equal to minus 18. S की वैल्यू minus 12 plus 72, so S की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 60. S is 60, T is 18. मेरे ख्याल से हम डिस्टेंस का पहली इक्वेशन का यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Right, so distance is equal to, speed is given to be 60 and distance is given to be 18. 18 into 6, that is 108, and साथ में एक 0, these many kilometers. So this is the entire distance which was covered. ठीक है, this completes this question. Please इसको वीडियो को बीच बीच में रोक के properly करो इस क्वेश्चन को. And the last question of linear equation and two variables. इसके बाद भी जनवरी में हम और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे for this chapter as well. This is again from board paper 2012. ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है क्योंकि परसेंटेजेस आ गई हैं. डरते क्यों हो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करेंगे. The population of the village is 5000. विलेज है छोटा सा, 5000 ही होगा, चंडीगढ़ जैसा थोड़ा ना है यार, दिल्ली जैसा थोड़ा ना है. ठीक है, if in a year the number of males increase by 5% and the females increase by 3% annually. ठीक है, population increase हो रही है, males are increasing by 5%, females are increasing by 3%. The population growth grows to 5202 at the end of the year. Find the number of males and the number of females in the village. ठीक है, so सबसे पहले हमने लिखा population. Population is equal to 5000. ठीक है, and number of males, मैं ये assume कर रहा हूं, number of males is given to be x and number of females is given to be y. ठीक है, so now there is an increase by 5%, so x plus 5%, 5 by 100 into x. मेरे ख्याल से हम सीधा इसको लिख सकते हैं 105 by 100 x. That is nothing but 21x by 20. ठीक है, नेक्स्ट. कट रहा है यार, 5 से काटो, 21 टाइम्स पे कटेगा, ये 20, ये कटवाया मत करो मेरे से, खुद लिखा करो. y is increased by, किससे इंक्रीज हो रहा है 3% into y. So ये सीधा क्या बन जाएगा 103y by 100. ठीक है, नाउ इक्वेशंस बनानी है मेरे को. ठीक है, पहले दोनों का सम, फीमेल्स एंड मेल्स का सम वाज 5000, राइट. सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, x plus y is equal to 5000. There is no doubt about it. Now after the increase the number of males were 21x by 20 and 103y by 100. यार इसको भी इसी वाला ही ले लूं, ये ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था, क्योंकि खुद देखो बाद में ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यही उठा लेता हूं. पहले लिया तो सही, बट बाद में वापस चेंज कर लिया, मेरे को ये नहीं चाहिए तो इसको काट देना. इसको मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इसी को यूज कर लूंगा, काटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट. ये चीज अब 10th में हो गए हो, ये चीज डिसीजंस आपको उसी टाइम लेने आने चाहिए, कौन सी चीज यूज करनी है और कौन सी चीज नहीं यूज करनी है. ठीक है, इन दोनों का सम जो इंक्रीज होने के बाद का सम है, दैट इज 5202, राइट. ये देखो 5202. ठीक है, एक इक्वेशन वो बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है. मेरे ख्याल से हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, 100 का एलसीएम, इसीलिए तो मैंने वो लिया था. 105x plus 103y is equal to 5202. 105x plus 103y, 100 उधर चला गया, 520200. ठीक है, this becomes equation number 1 and this becomes equation number 2. Simultaneously solve करना है equation 1 and equation
2 से। आपकी तो कॉपी है भाई, आगे नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपको फिर से साइमल्टेनियस पहले लिखना पड़ेगा टू गेट द आंसर, ठीक है। आई थिंक आई हैव अ पेज इसके बाद भी, ठीक है। सो यहां पे मैंने 5000 लिख लिया है और यहां पे लिख लिया है 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 520200, ठीक है। नाउ क्या करना चाहिए मुझे? पहली वाली इक्वेशन को 105 से मल्टीप्लाई कर दो, quite a straightforward one. 105x plus 105y. अब 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पीछे तो 3 जीरोस ही लगानी है यार, उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं है। सो 105 इंटू 5, 5 5 से 25 एंड 5 आ जाएगा 525 000, ठीक है। और यहां पे आ गया 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 520200। एग्जैक्टली उसके नीचे लिखोगे तो आपका आंसर इजीली आएगा। व्हाट शुड वी डू? सबट्रैक्ट देम, ठीक है। ये सबट्रैक्ट किया, ये भी सबट्रैक्ट किया। जैसे ही मैंने ये सबट्रैक्ट किया मेरे पास यहाँ पे 2y आ गया सीधा का सीधा, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सबट्रैक्ट किया दैट वाज 5000 में से 200 गया 4800, राइट। सो y की वैल्यू तो मैंने सीधा ही लिख लिया 4800 बाय 2 दैट इज 2400। ये मैंने इसके आगे लिख सकता हूं नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। और मेरे को एक और चीज पता है, x प्लस वाई किसके बराबर है? 5000, और y मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज 2400, और यहां पे आ गया 5000। ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके x की वैल्यू लिख दूंगा दैट इज 2600। सो दीज आर द नंबर ऑफ मेल्स। सो प्लीज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके गलत हो सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको आती है, बोर्ड के क्वेश्चंस पे ही सारा कंसंट्रेशन है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बना के दूंगा एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। बार 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 सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, बार 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 ये मिलते रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर माई किड्स, ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद एवरीवन, उनका भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। यूज इट वाइजली, वीडियो को स्टॉप कर करके देखो एंड इसके अंदर सीधा का सीधा क्वेश्चन ढूंढो। भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, यही वाला पार्ट देखना है वीडियो का, पूरी देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप करो वहां पे, देखो मैं बार बार वहीं पे दिखा रहा हूं। दैट्स इट गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम आर इन क्लासेस। हैव अ ग्रेट डे गाइस।